उपस्थित यहाँ ब्रह्मचारी सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आप सभी सकुशल होंगे, आपकी सभी की तबीयत अच्छी होंगी इस कोरोना के दौर में, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सबकी तबीयत अच्छी रहे, इसीलिए मतलब तेज धम्म जी ने ये वर्कशॉप अरेंज किया है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसलिए तो भाई और बहनों, मैं क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्लाइड शो के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा, मतलब ताकि मैं बातें ही करते रहूंगा, लेकिन कुछ जो शब्द है टेक्निकल होने के कारण आपको ध्यान में रहे, इसके लिए अभी वो कैसे करने का, एक मिनट, हाँ देखता हूँ। Can I say something? यस यस, जैसे कि आप अगर टेक्निकली जानते होगे बोलो। हाँ, शेयर द स्क्रीन, ठीक है, आया। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ओके, क्या दिख रहा है मेरा? हाँ, यस, चेंजिंग लाइफस्टाइल इज लुक, आई कैन सी दैट। ओके ओके, ठीक 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 है। तो एनीवे, तो अपने इस वर्कशॉप का टाइटल जो है वो है चेंजिंग लाइफस्टाइल, रिवर्स लाइफस्टाइल डिसीजेस थ्रू नेचुरल लिविंग। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा कि अपनी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाना है, और जीवन शैली में परिवर्तन लाके हम हमारा आरोग्य है वो सुधार सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ पुरानी बीमारियां, जैसे कि कुछ लोगों को मतलब ओबेसिटी या मोटापा इसका तकलीफ है, या डायबिटीज है। ज्यादातर लोग डायबिटीज है, और डायबिटीज के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। और कोरोना की चपेट में अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें उनकी जान भी जा रही है। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मतलब बीपी, ये कॉमन एक बीमारी है। लोगों को एंजाइटी है, लोगों के घुटने दर्द करते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, उनके पेट में समस्याएं है जिसको आईबीएस कहा जाता है, इरिटेबल बोल सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब सुबह लोगों को ये नहीं होता है, फिर नींद नहीं आती है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को अस्थमा है। तो ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां है पुरानी चलने वाली, तो इन सब बीमारियां जो है इसके ऊपर थोड़ा आपके साथ में चर्चा करना चाहिए, इसलिए ये वर्कशॉप रखा है। तो बहुत अच्छी बात है ये सभी जो बीमारियां है एक्चुअली, जो अभी नाम लिए मैंने या स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली बीमारियां नहीं है, ये मतलब सिम्टम्स है, लक्षण है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। तो समथिंग इज रॉन्ग, उस रॉन्ग को हम ठीक कर देंगे तो हमारा शरीर जो है हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें जो है मैं आपको मतलब बहुत ही टेक्निकल चीजों में नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको बुद्धिस्ट मतलब लैंग्वेज में ये बातें बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं मतलब लगभग 27 साल से प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हूँ। तो हर एक क्षेत्र में जो है उसका प्रभाव है जीवन के, तो वही लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं अक्षर, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हैंड राइटिंग है। उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में पब्लिश किया। तो ये धम्मपद की गाथा है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परम धनम विश्वासम परमा याति निब्बानम परम सुखम। तो इसमें पहली जो गाथा है वो है आरोग्य परम लाभा, मतलब जो आरोग्य है, आरोग्य मतलब हेल्थ, अच्छी तबीयत, ये परम लाभ है, मतलब श्रेष्ठ लाभ है वो। दूसरी जो बात है संतुष्टि परम धनम, मतलब जीवन में संतुष्टि होना ये सबसे बड़ा धन है। विश्वास परमा याति, मतलब जो विश्वास है वो सबसे बड़ा नाता है। मतलब खून का जो रिश्ता है वो कभी कभी बिगड़ जाता है, लेकिन जो विश्वास है वो रिश्ता जो है वो टिकाऊ रहता है। और आखिरी जो बात है वो है कि निब्बानम परम सुखम, तो निर्वाण में रहना, निर्वाण से जीवन जीना ये परम सुख है। तो इसका निब्बानम का मतलब है
कि हम धर्म मार्ग पर जीवन जीना और उसका सुख का अनुभव लेना। तो ये गाथा से मैं बहुत प्रेरित हूँ। तो इसमें जो पहली गाथा है आरोग्य परम लाभा, उसके ऊपर में आज हम थोड़ा देखेंगे। तो वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज की हमारे साथ में आदरणीय ब्रह्मचारी रत्नराज भी है। उन्होंने पूजा का नेतृत्व किया है, तो उनके भी कुछ अनुभव है जो मेरे जैसे ही है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो साथ में है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बातें हम देख सकते हैं जो स्क्रीन पर है। जो बुद्धिज्म और हेल्थ के बीच में क्या रिश्ता है। बुद्धिज्म जो है वो मनुष्य का दुख दूर करने के बारे में है, और तबीयत ठीक ना होना ये भी एक दुख है। हाँ, तो बुद्धिज्म इसमें भी पीछे नहीं है। एक्चुअली बुद्धिज्म का जो मेथड है दुख दूर करने का, वो बहुत ही साइंटिफिक है या उसके भी आगे है। कभी कभी भगवान बुद्ध को ही भैषज्य गुरु कहते हैं। हाँ, भैषज्य का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन बुद्धा। और आप अगर पाली साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें बुद्ध के जो शिष्य है भिक्षु जीवक, ये बहुत बड़े फिजिशियन थे। उन्होंने काफी बड़ी सर्जरीज की थी या लोगों को ट्रीटमेंट देते थे वो। बुद्ध के पैर में पत्थर लग गया था तो उनको उनके हॉस्पिटल में लेके गया गया और वहां जाकर उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया। बाद में 500 साल के बाद में नागार्जुन करके एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि नागार्जुन जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी एक्सपर्ट थे। और नागपुर के पास में जो रामटेक इलाका है, तो वहां पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम ही नागार्जुन पहाड़ी है। और उसके पास में जो एक तालाब है, उस तालाब को आजकल लोग खिंडसी तालाब बोलते हैं, लेकिन पुराने समय से उसको नागार्जुन सागर तालाब ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वहाँ के परिसर में बहुत सारी जो मेडिसिन मिलती है। और आचार्य नागार्जुन के लिए उस समय के जो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल या मोनेस्ट्री बना के दी थी, जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, ऐसा श्वेनसन ने लिख के रखा है। तो एनीवे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें बुद्धिस्ट हिस्ट्री में। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मतलब मनुष्य का दुख दूर करना है और उसका चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी के बारे में भगवान बुद्ध ने टीचिंग दी है। और उसके बाद में उनके जो बड़े बड़े मास्टर्स हुए बुद्धिज्म के, तो उन्होंने भी ये टीचिंग्स दी है। तो एक और बात बतानी है आपको कि आयुर्वेद जो है वो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है। और आप आजकल योगा और पतंजलि का नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन धन्वंतरी का नाम आपने अगर सुना होगा, या जिन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है या उनको पता होगा, तो धन्वंतरी को बहुत मानते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेदा का वो फाउंडर मानते हैं। और कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये धन्वंतरी के बारे में बात ऐसी है कि लगभग 4th सेंचुरी में, 3rd 4th सेंचुरी में पटना में वहां पर इनका बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था। अभी भी वहां पर वो आर्कियोलॉजिकल साइट है और वहां पर हॉस्पिटल के अवशेष मिले हैं। और ये धन्वंतरी एक बौद्ध भिक्षु थे, ऐसी जानकारी मिलती है। और यह आयुर्वेद की जो मुख्य टीचिंग है वो है कि जो वात पित्त और कफ है, इसका इम्बैलेंस हो गया तो आदमी बीमार होता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उनके। तो डिसीज या बीमारी, डिस मतलब नहीं, और इज मतलब अच्छा। तो डिसीज का मतलब होता है कि अच्छा नहीं लगता, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट विद आवर बॉडी, तो उसको डिसीज कहते हैं। तो बुद्धिज्म में जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध ने जो भी संबोधि का प्राप्त किया है, तो उसको फिलोसॉफिकल भाषा में कंडीशनैलिटी बोलते हैं या उसको प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी कोई हम अनुभव लेते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, या जो भी अभी कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो उसका भविष्य में परिणाम होने वाला है। मतलब अगर फल है तो फल के पहले फूल रहता है। मतलब फूल है, उसका ही परिवर्तन बाद में फल में होता है। तो वही उसी प्रकार से कुछ तो कारण होता है, कारणों का परिणाम होता है। तो ये बेसिक बुद्धिस्ट शिक्षा है।
तो आजकल अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मतलब विकास के कारण, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी में रोज रोज जो नए नए संशोधन हो रहे हैं उसके कारण हमारा जीवन जो है बहुत ही मतलब सुखद हुआ है, आरामदायक हुआ है। और वो जितना आरामदायक हुआ है उतना ही वो हमारी तबीयत के लिए खतरनाक हो गया है। तो इसको कुछ लोग जो है वो वीआईपी लाइफस्टाइल बोलते हैं। वीआईपी लाइफस्टाइल बोले तो आपको पता है जो वीआईपी लोग होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, उनके लिए खाना बनाने वाले रहते हैं, उनके लिए उनकी कार का दरवाजा खोलने वाले लोग रहते हैं, उनके बहुत अच्छे घर रहते हैं, 24 घंटे एयर कंडीशनिंग शुरू रहता है। मतलब अच्छे झगमगाते हुए कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो भीड़ भाड़ में रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो सेलिब्रिटी जैसा लाइफ स्टाइल वो लोग जीते हैं तो उसका स्ट्रेस भी होता है उनको। हाँ, तो बहुत स्ट्रेस होता है उनको उनके जीवन में। मतलब एक तरफ देखिए कि वो बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे हैं, हाँ, और वो जीवन जीने के लिए उनको स्ट्रेस में रहना पड़ता है। और फिर पार्टियां होती उनकी, या हाई टेबल पर उनके खाने होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, तो उसमें वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब उनकी दृष्टि से पदार्थ खाते हैं जिसमें मीठा बहुत होता है, जैसे रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है, या नॉन वेज है, बहुत ही मतलब तेल की बनी चीजें हैं, तो वो हमेशा ही खाते हैं क्योंकि वो ऐसे ही जीवन जीते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है ऐसा रहता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो आधुनिक जीवन है बहुत ही ऐसा डिस्टर्ब हो गया है कि जो हमारा शरीर है उसके लिए वो ठीक नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने अच्छा जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन हमने निसर्ग के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो मतलब आजकल जैसे लोग सोफा पर बैठते हैं तो उनको हाथ में रिमोट लेने के बाद में उनको उठना भी नहीं पड़ता है टीवी चालू या बंद करने के लिए, तो रिमोट से ही हर चीज होती है। हाँ, आजकल तो ऐप पर से भी होती है, आपके मोबाइल में ही एप्स रहती है, ऐप से ही आप लाइट चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं, हाँ, गाड़ी चालू कर सकते हैं। अभी अभी मेरे एक रिश्तेदार ने नई गाड़ी खरीदी करी की है, तो लेटेस्ट वो टेक्नोलॉजी है गाड़ी की, तो वो कहीं पर से भी वो गाड़ी को चालू कर सकते हैं। मतलब वो घर में ही बैठे हैं और गाड़ी तक जाने के पहले ही वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो सकता है उसका। तो ऐसे हर प्रकार से वो ये करते हैं। मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ा समय दीजिए कि मेरा दरवाजा बजा है। हाँ, Yes. ठीक है ठीक है, कोई अटेंड कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये स्थिति है। क्या कौन है, ले लो उधर से उनको अंदर बैठाओ। तो सॉरी, मतलब मैं ये डिस्टर्ब हो गया। तो somebody is there। तो हाँ, राइट। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा जो आधुनिक जीवन है वो बहुत खतरनाक होने के कारण हम हमारे शरीर के साथ में, हमारी तबीयत के साथ में बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, तो इसलिए ना, ये हो गया। कोई बात नहीं। तो मैं कंडीशनलिटी के बारे में कह रहा था, और कंडीशनलिटी जो है ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन मैं फिलोसॉफिकल चीजों में नहीं जाऊंगा। आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो पहली तस्वीर है वो धम्मचक्र प्रवर्तन की है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो सबसे पहली बार शिक्षा दी उसका वो प्रतीक है। तो उसमें जो हाथ है वो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। तो मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ मैं उसको, उसके बारे में कि वो जो है वो 2 तरह का मूवमेंट है उसमें। एक जो है वो अनुलोम है और एक विलोम है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको। तो और दोनों भी इसके बीच में जो है मध्यम मार्ग है। तो आप जो इमेज देख रहे हैं बाजू में वो शायद चाइनीज या कोई और परंपरा से आई है, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना है कि देयर आर 2 फोर्सेस, लाइक डे है और नाइट है, दिन और रात है। उसमें जैसे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है।
तो बुद्ध ने क्या बताया, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ कि खाओ पियो ऐश करो। हाँ, तो ये जीवन का एक सिरा है, एक टोक है। और दूसरा है कि शरीर को तकलीफ दो, शरीर को तपस्या करके, मतलब ये करके एक ही चावल का दाना खाओ या एक ही पैर पर खड़े रहो, इस प्रकार से यातनाएं दो। तो बुद्ध ने ये कहा सबसे पहली बात वो 5 भिक्षुओं को कि देखिए कि इस प्रकार से किसी भी एक सिरे में जाने से आपको सुख नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से आप किसी भी एक्सट्रीम में जाने के बाद में आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो लाभ जो है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो मध्यम मार्ग है उसमें है। और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को उनको बताया। तो जब उनके वो समझ में आ गया तो एक एक करके वो सभी लोग बुद्ध बन गए या अरहंत बन गए। तो फिर ये दो जो एक्सट्रीम है, दो जो मूवमेंट्स है, तो इसको भी अपने संघ में या बुद्धिस्ट लैंग्वेज में बताया गया है। जैसे एक ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, जो कि हम जो शील के आधार पर जीवन जी के विधायकता से जीवन जी के संघ के साथ में हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, तो वो एक मार्ग हो गया। दूसरा है भवचक्र, हम शील के विरुद्ध या विसंगत ऐसा कार्य करके हम अधोगति की तरफ जाते हैं। तो ये भी दो मूवमेंट्स है। तो दोनों के बीच में जो है वो मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग से फिर हम विकास पाते हैं। तो एनीवे अभी यहाँ पर मुझे ये कहना है कि यही जो बात है, ये जो अनुलोम विलोम मतलब एक जो मार्ग है, उसको मतलब बुद्धिस्ट लैंग्वेज में जो कहा है वारितशीला, मतलब जो है कि टालने की बातें, जैसे कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार का दुराचरण नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा या नशीली पदार्थ नहीं लूंगा। तो ये वारितशील है, मतलब ये नहीं करने का है। फिर चारितशील है, जो करने का है। तो क्या करने का है, मैत्रीपूर्ण कर्म करने का है, दान देने का है, संतुष्टि का जीवन जीने का है, सत्य या अच्छा बात करना है, वगैरह वगैरह। तो अभी आप सभी लोग इस लैंग्वेज से परिचित है, इसलिए मैं इसमें विस्तार से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें बता रहा हूँ आपको। तो ये दो मोमेंट्स है, दो बातें हैं। तो वही बातें हमारे शरीर को भी लागू होती है, हमारी तबीयत को भी लागू होती है। तो वो जो बातें हैं, मैं जो बुद्धिस्ट जो फार्मूले है उसके आधार पर बताऊंगा। तो बुद्धिस्ट जो फार्मूला है वो है कि 4 आर्य सत्य है। तो उसमें जो बताया कि पहले जो बताया है कि दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण भी है और उसका निवारण करने का उपाय भी है। तो इसी प्रकार से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बीमारी क्या है, मतलब हम बीमार है या नहीं, ये हम कैसे पता करें। दूसरा, हमारी बीमारी का क्या कारण है या हमारे अच्छे न होने का क्या कारण है। और तीसरा, हम देखेंगे कि अच्छा तबीयत कैसे होता है, आरोग्यपूर्ण व्यक्ति कैसे होता है। और बाद में अगर बीमारी है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, आरोग्यपूर्ण कैसे बना जा सकता है। तो इसका जो मार्ग है तो वो भी हम देखेंगे। तो इसी बुद्धिस्ट मतलब लैंग्वेज के ऊपर में मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला है जो है दुख है जीवन में, मतलब पढ़ ला तो दुख है। तो दुख जो है, दुख का वर्णन जो है वो स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे भगवान बुद्ध की भाषा में कहना है तो उन्होंने कहा था कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, जो नहीं चाहिए उसके साथ में संपर्क आना वो दुख है, जो चाहिए वो नहीं मिलना वो दुख है, और जिनको हम नहीं चाहते उन जो प्रिय है उनसे हम वियोग होते हैं, ये भी दुख है। तो इस प्रकार से उन्होंने दुख के बारे में बताया है। अभी हम डायरेक्ट, ये हो गया मतलब फिलोसॉफिकल या बुद्धिस्ट लैंग्वेज में दुख की व्याख्या। हम अभी हमारे अनुभव की तरफ आते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारे शारीरिक जो दुख है, जैसे कि हमें कोई इंजरी होती है, हमें कुछ कटता है, लगता है, चुभता है, एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं हम, तो इंजरी होती है तो तब दर्द होता है हमें। या हमें पेन होता है, मतलब सर दर्द होता है, या हमारे मसल्स में पेन होता है, तो ऐसा अंदरूनी भी दुख होता है। या हेडेक भी होता है बहुत बार। तो ये मतलब शारीरिक लक्षण है। कुछ कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कोई लोग है जिनको अस्थमा की बीमारी है या और
इस प्रकार की कोई बीमारी है तो उनको ये भी तकलीफ होती है सांस लेने में। दूसरा जो है कि कुछ लोगों का जो रक्तचाप है वो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर। ये कॉमन बात है आजकल कि लोग ऑफिस में रहते हैं और उनका बीपी बढ़ा रहता है। एक दो दिन पहले मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि मेरे ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नागपुर में बहुत बड़ा एक ट्रैवल कंपनी का ऑफिस है और वहाँ के ऑफिस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो मुझे हेल्प करते हैं अगर मुझे फॉरेन करेंसी लगी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वहाँ के ऑफिसर ने मुझे कांटेक्ट किया, उनसे फोन पर बातचीत हो गई, मैं उनको डॉक्यूमेंट भेजा, उन्होंने मुझे थैंक यू के ईमेल भेजे। और तीसरे दिन मुझे वो ऑफिस से फोन आया एक व्यक्ति का कि जिससे का साथ आपने बातें की है वो व्यक्ति को ऑफिस में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गए। मुझे बहुत शौक लगा, वो व्यक्ति 50 साल के नीचे ही था। तो ये आज की स्थिति है। तो बीपी वगैरह ये जो लक्षण है ये ऐसे है कि मतलब ये साइलेंट किलर्स है, आपको ठीक से लगता नहीं है लेकिन धीरे 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 आपको ये ऐसे खतरनाक अवस्था की तरफ लेके जाते हैं। तीसरी बात है बुखार आना, मतलब ये सभी का अनुभव है, बुखार भी आता है हमें, तो ये शारीरिक लक्षण है बीमारी के। तो लेकिन सबसे जो परेशान वाला जो है वो आगे हम देखते हैं, वो है कि बहुत सारे लोग जो है उनको कभी कभी बहुत तकलीफ रहती है लेकिन क्या बीमारी है वो पकड़ में नहीं आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, सब टेस्ट उनके मतलब निगेटिव आते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुमको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अंदर ही अंदर फील होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या बीमारी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो व्यक्ति को लगता है, लेकिन वो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता है, कोई लैब टेस्ट में पकड़ में नहीं आता है। तो उसको सिंड्रोम एक्स कहा गया है। एक्स मतलब क्षर, जो जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण। तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन वो क्या बीमारी के है वो पकड़ में नहीं आते, तो ये एक परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि लोगों का वजन जो है वो अनकंट्रोली बढ़ता है। हाँ, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनका वजन कम हो या कंट्रोल में रहे, उनका फिगर बहुत अच्छा रहे, हेल्दी रहे, लेकिन वो लाख उपाय करते हैं, अलग अलग प्रकार के डाइट्स करते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, घंटों तक वो पसीना बहाते हैं या घंटों तक चलते हैं सुबह शाम, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। हमारे सोसाइटी में भी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो रोज सुबह शाम बहुत चलता है, कई घंटे चलता है, हाँ, लेकिन उसका वजन 100 के ऊपर है। अभी हम सब लोग चिंता करते हैं कि उसका क्या होगा, मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता है, तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कंट्रोल में नहीं होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स या जो मोटापा है वो कंट्रोल में ना होने से सिंड्रोम एक्स निर्माण होता है। और सिंड्रोम एक्स मतलब जो जो बीमारी का पता नहीं लगता वो बीमारी, और उसके बाद में फिर कुछ महीनों के बाद में या साल के बाद में अगर खबरदारी नहीं ली तो फिर वो व्यक्ति को डायबिटीज है करके पता चल जाता है। और डायबिटीज के भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन ये टेक्निकल जानकारी में मैं अभी जाऊंगा नहीं। तो डायबिटीज ये बहुत ही कॉमन ऐसी बीमारी है आजकल। हर 3 या 4 लोगों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। और उसके बाद में जो बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, शायद डायबिटीज को तो भी लोग नोट करते हैं या रिसर्च पेपर्स में लिखते हैं, लेकिन जो दूसरी बीमारी जिसके बारे में लोग लिखते नहीं है वो है कॉन्स्टिपेशन। मतलब लोगों का पेट साफ नहीं होता, लोग सुबह में घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, बहुत परेशानी होती है उनको, लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता, तो ये एक बीमारी है। उसके बाद में जो है आजकल मतलब ये पॉलीयूरिया या रेनल फेल्यूर ऐसी भी बीमारियां है। मतलब ये पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब को जाना, हाँ, रेनल फेल्यूर मतलब किडनी फेल होना। तो ऐसे बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये जो भी मैं बीमारी आपको बता रहा हूँ ये सभी जीवन शैली के दुष्परिणाम के लक्षण है, दुष्परिणाम के कारण है। तो ये सभी अगर आप चाहें तो इसको आप नियंत्रित रख सकते हैं या इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो बीमारी है वो है स्किन के बारे में, जिसको सोराइसिस कहा गया है। तो सफेद स्किन होना या स्किन सूख जाना, या वहां पर क्या बोलते हैं उसको इचिंग होना, इस प्रकार से बहुत सारी जो बातें होती है। या लोगों की नजर कमजोर होना, सुनने में कम आना। तो बुढ़ापे के कारण ये नजर कम होना या सुनना कम होना ये ठीक है, लेकिन आजकल युवा लोगों को भी ये बातें होती है। छोटे छोटे बच्चों को जो है बड़े बड़े क्लासेस लगते हैं। तो ज्यादा मतलब ये कंप्यूटर या मोबाइल का स्क्रीन टाइम होने के कारण, या बहुत लाउड हेवी मेटल म्यूजिक सुनने के कारण लोग अपना हियरिंग खो दे रहे हैं।
उसके बाद में तो ये जो बातें हैं ये फिर शॉकिंग बीमारियां आती है, जैसे किसी को स्ट्रोक आ जाता है, मतलब ब्रेन हैमरेज हो जाता है, मर जाते हैं। किसी को हार्ट फेल हो जाता है, मर जाते हैं। हाँ, या किसी को अचानक से उसकी स्मृति भंश हो जाता है, उसकी पूरी जो याददाश्त है चली जाती है। तो ऐसी भी अचानक बीमारी आती है। और बुरे से बुरे फिर डायबिटीज या कोई बीमारी कारण लोगों के शरीर के अवयवों को भी काटना पड़ता है। हाँ, और फिर आखिर में मृत्यु होती है। तो इतने सारे जो परेशानियां हैं उसके कारण आदमी जो है वो दुख अनुभव करता है। तो ये है सफरिंग। मतलब मैंने अभी तक सफरिंग के बारे में बताया कि सफरिंग क्या है। तो इसमें से कुछ लक्षण या कुछ चीजों में हम बैठते हैं तो हम सफरिंग कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और ये सभी सफरिंग के ऊपर में, हाँ, मतलब बुद्धिज्म में हमें उपाय मिलते हैं अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि आप बौद्ध भिक्षुओं के जीवन देखते हैं या ऐसे लोगों के जीवन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से विनय के अनुसार जीवन जीते हैं और इस बातों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो है दुख का कारण क्या है। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। दुख का कारण जो है वो हमें कोई डॉक्टर नहीं बताता है। वो खाली हमें गोली देता है, इंजेक्शन देता है और बोलता है तुम फिर से आ जाओ मिलने के लिए। एक्सप्लेन नहीं करते। मैं जब वेस्ट में था, इंग्लैंड में कई साल, तो वहां के डॉक्टर जो है कोई इंजेक्शन नहीं देते, कोई गोली नहीं देते। वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपको क्या बीमारी है। यही डॉक्टर है। हाँ, ये मतलब अपने बंटी चाह के रे। करते हैं जो एमबीबीएस होते हैं इंडिया में, यही डॉक्टर वहां जाके जॉब करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी भी कर रहे हैं वो। तो यही डॉक्टर वहां पर जो है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं और वापस भेजते हैं। हाँ, तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं बताते हैं। तो एनीवे, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण होते हैं। तो ये जो बीमारियां मैंने अभी तक बताई है, तो उसका जो जो मोटा मोटी जो कारण है जो हम समझ सकते हैं वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो या वीआईपी लाइफस्टाइल जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो हमारा जो जीवन शैली है वो फॉल्टी है, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसके कारण ये बीमारियां होती है। तो अभी क्या क्या मतलब ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लक्षण है उसको हम देखते हैं। तो पहली बात यह है कि ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब हम बहुत खाते हैं। बहुत खाते मतलब एक ही बार बहुत खाते हैं ऐसा नहीं है, बहुत बार खाते हैं। सुबह उठते हैं हम, मतलब चाय पीते हैं, फिर चाय के साथ में बिस्किट खाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में हम फ्रूट्स खाते हैं, फिर हम कोई जूस पीते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता खाने के बाद में फिर हम कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। फिर लंच टाइम होता है, लंच टाइम के पहले फिर हम कोई मॉर्निंग टी लेते हैं। किसी के साथ मीटिंग है तो और हम चाय लेते हैं। फिर लंच लेते हैं, लंच भी बहुत लेते हैं हेवी, हम बहुत ही हेल्दी फूड के नाम से। या अगर हम ऑफिस में हैं तो कुछ फास्ट फूड लेते हैं हम, या जो मतलब ज्यादा ऑयल में कुकिंग किया हुआ ऐसा फूड लेते हैं। तो फिर दोपहर को और टी होती है, टी के साथ में और बिस्किट होते हैं, फिर और कुछ होता है, फिर हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, फिर और कुछ खाते हैं। फिर ऐसे करते करते फिर किसी के घर में जा रहे हैं आप या कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो फिर स्नैक्स लेते हैं। या पानी पूरी लेते हैं, समोसा लेते हैं। और फिर इवनिंग में घर में आते हैं, घर में आने के बाद में फिर घर में आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया हुआ बहुत ही बड़ा हेवी मील है वो भी आप लेते हैं। और वो भी लेट लेते हैं आप, रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे। मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो 8 के पहले खाना खाते हैं। जितने लोगों को मैं मिलता हूँ तो वो सब 9 बजे के आसपास खाना खाते हैं रात को, और फिर सो जाते हैं। हाँ, तो भी जल्दी सोते नहीं, अपना मोबाइल पास में लेके ही सोते हैं, मैसेजेस देखते रहते हैं, और फिर नींद ठीक से नहीं होती उनकी। और फिर सुबह उठते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हेवी लगता है, हेडेक लगता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस रहता है, तैयार होना है, ऑफिस में जाना है, और फिर से वही चक्र शुरू होता है। तो मतलब इतना बार खाने के बाद में तो शरीर जो है अपना ये कोप नहीं करता है। मतलब शरीर का भी एक कोई क्षमता है, लिमिट है। तो हम ऐसा ओवर ईटिंग करते हैं। और फिर से वही दूसरी बात कि हम जो अनहेल्दी फैट्स बहुत लेते हैं इनडायरेक्टली, जो रिफाइंड ऑयल्स है, या डेयरी है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो ये भी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तो इसी को मतलब ये जो मेडिसिन की लैंग्वेज में होम्योस्टेसिस कहा गया है या पैथोफिजियोलॉजी कहा गया है। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं।
तो इन सभी का अर्थ ये है, ये शब्दों का, कि हमारे शरीर का एक सिस्टम है ये सब चीजों को हैंडल करने का, उसको बैलेंस करने का। जो मैंने पहले बैलेंस की जो बात कही थी, मिडल वे की बात कही थी, तो वो हैंडल करने का जो क्षमता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जैसे डिस्टर्ब हो गया तो आधुनिक मेडिसिन की भाषा में कहते हैं कि इसको होम्योस्टेसिस हो गया है, या इसको पैथोफिजियोलॉजी मतलब है, इसको प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका जो फिजियोलॉजी है इसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसा कहा जाता है। तो मतलब आजकल के वैद्य भाषा में आदमी बीमार हो जाता है वो। तो इसके बारे में जो अलग अलग रिसर्च हुआ है, और ये रिसर्च के बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर का जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब क्यों होता है, जो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब क्यों होता है या पैथोफिजियोलॉजी क्यों बनता है। तो एलोपैथिक जो साइंस है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके अनुसार जो है हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण में बीमारियां शुरू होती है। अभी ये आपको डॉक्टर खुद बताते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करके। तो हमारे शरीर में दो हार्मोन्स है जो हमारे पैंक्रियाज में रहते हैं। एक का नाम है इंसुलिन, दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। तो ये दोनों हार्मोन का दो अलग अलग काम है। इंसुलिन का काम है कि जो खाना हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, जो ब्लड में जो शुगर है उसको हमारी सेल्स में, हमारे बॉडी में वो अंदर जाने के लिए हेल्प करना। अगर इंसुलिन नहीं है तो जो भी हमने खाया है खाना वो लगता नहीं है हमको, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है हमारे ब्लड सेल्स में। तो ये इंसुलिन जो है इसकी विशेषता ये है कि हम जितनी बार खाते हैं उतने बार ये शरीर में आते रहता है। हम मतलब खाने को कंट्रोल करते हैं तो उतना वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है हमारे खून में, तो वो खतरनाक है। हमारे खून में अगर क्षमता से ज्यादा वो मात्रा है तो हम मतलब वो जो शुगर है उसको, जो ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण जो फैट्स में कन्वर्ट होता है वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो, और ग्लूकोज का रेजिस्टेंस शरीर में बढ़ता है, तो उसके कारण मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी को सिंड्रोम एक्स कहा गया है। तो ये एक सिस्टम है कि इंसुलिन के डिस्टरबेंस के कारण या अति इंसुलिन शरीर में होने के कारण मोटापा बढ़ना। तो इंसुलिन एक हार्मोन होने के कारण ये मोटापा बढ़ने का कारण है। दूसरा एक हार्मोन है इंसुलिन के साथ साथ ही रहता है, वो भी जो हमारे पैंक्रियाज उसमें तैयार होता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। तो ये हार्मोन काम करता है कि हमारे लिवर में या हमारे शरीर में जो फैट्स स्टोर्ड है उनको ब्रेक करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही काम का ये मतलब हार्मोन है। लेकिन बात ऐसी है कि हम कांस्टेंट खाते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो ये ग्लूकागॉन को काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। हाँ, तो मतलब ये हमारे शरीर में जो फैट्स पहले से जमा है उनको वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो इसके कारण जो है शरीर में जो होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब होता है, जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। हाँ, और शुगर की मात्रा बढ़ने से फिर एक दिन आता है और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको अभी डायबिटीज हो गया है। और जब वो डॉक्टर आपको बताते हैं डायबिटीज हो गए, तो इंडिया में वो इस प्रकार से बताते हैं कि आपको घबरा के छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी आपकी शुगर इतनी इतनी है, 300 है या 250 है, और आपको अभी डायबिटीज हो गया है, अभी आपको गोलियां लेनी पड़ेंगी, हमेशा मेरे पास आना पड़ेगा, 3 महीने के बाद में चेकअप करना पड़ेगा, और आपको गोलियों से काम नहीं चलेगा तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, डोज वो काम नहीं करेगा तो आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के, और इंजेक्शन से भी मतलब काम नहीं होगा तो फिर आपका मतलब हाथ पैर काटना पड़ेगा, और फिर आपकी आंखें चले जाएंगी, आपको स्ट्रोक आ जाएगा वगैरह वगैरह, आपकी किडनीज फेल हो जाएंगी। तो ऐसे डरा के वो बता देते हैं कि आपकी फिर मृत्यु हो जाएगी। तो आप बहुत ही स्ट्रेस में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। आपको लगता है मैं डॉक्टर के पास गया था इसलिए कि वो कोई मुझे अच्छा रास्ता बताए, कुछ मार्ग बताए, तो उन्होंने और आपका स्ट्रेस बढ़ा दिया, और स्ट्रेस बढ़ाने से जो आपका इंसुलिन है वो और ज्यादा सीक्रेट होता है स्ट्रेस के कारण, और आपका डायबिटीज और बढ़ता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अब ये गोलियां आपको और बढ़ा के देनी पड़ेगी। तो ये दुष्ट चक्र चलते रहता है। तो अपने नागपुर के ही एक डॉक्टर है जिनका नाम आपने सुना होगा, मतलब सभी ने, बहुत सारे लोगों ने,
जो अभी नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकार। तो इन्होंने इसका स्टडी करने के लिए खास वो वेस्ट में चले गए थे और उन्होंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, या जो रिसर्च ऑलरेडी वेस्ट में हुआ है उसका उन्होंने अभ्यास किया था। तो उसके आधार पर आजकल डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ये एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम है उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन दीक्षित डॉक्टर के नाम से वो फेमस है डाइट। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के बारे में डॉक्टर जिचकार ने जो है वो मतलब इंफॉर्मेशन लाई थी और उसके आधार पर वो चल रहा है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल होती है और डायबिटिक से मुक्त भी होते हैं लोग। जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज से प्री डायबिटिक हो जाएंगे, प्री डायबिटिक से वो नॉन डायबिटिक भी हो जाएंगे अगर इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन इसका अगर वो बैलेंस करते हैं या हार्मोन का, तो वो बिना मेडिसिन के वो मुक्त हो सकते हैं। और उनका जो मूवमेंट है डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का, तो उसमें आज तक हजारों लोगों ने जो है वो डायबिटीज से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन मैं उससे भी थोड़ा और आगे बातें कुछ बताऊंगा। तो वो तो अच्छा ही है, अगर आप में से कोई लोग अगर डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित को फॉलो करते हैं तो दैट्स रियली वेल एंड गुड। लेकिन उससे भी थोड़ा आगे जाके अगर हम कुछ करते हैं चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में, तो हम जल्दी अच्छे हो सकते हैं और ज्यादा दीर्घायु हम रह सकते हैं। तो एनीवे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेडिसिन का सिस्टम है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ऐसे कहते हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जो विजातीय पदार्थ होते हैं जिसको पॉइजन्स कहा गया है, और उसके कारण में भी बीमारी होती है। तो और आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो वैसे आयुर्वेदा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, नेचुरोपैथी वेस्ट से आया है। तो उसका जो नेचुरोपैथी का जो आधार है वो है कि शरीर में जो एलिमेंट्स है, तो उनका इम्बैलेंस होने से बीमारी होती है। लेकिन उसका सारांश अगर बताना है नेचुरोपैथी का, तो वो कहते हैं कि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं है, इसके कारण आपको बीमारी आती है। और सबका जो निचोड़ है वो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर आता है। मतलब आपका पेट साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको सुबह सहजता से अगर टॉयलेट नहीं होती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है या हो जाएंगी। तो नेचुरोपैथी का जो है बेस वो है कि आपका डाइजेशन आप सुधारिए। तो आपका डाइट के कारण और आपके जो भी कुछ उनका सिस्टम है थेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट्स है उसके आधार से वो आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्त करवाते हैं। और जैसे कॉन्स्टिपेशन से मुक्त होते हैं तो आपके 90% बीमारियां निकल जाती है। तो एनीवे हम उसके बारे में भी देखेंगे बाद में थोड़ा। तीसरी जो बात है वो जो स्पिरिचुअल बात है, चाहे कोई भी धर्म की हो लेकिन खास करके बुद्धिस्ट हो, तो ये स्पिरिचुअल बात यह है कि हमारा जो जीवन है हम निसर्ग के विसंगत जीते हैं। जैसे कि जो सील है, बेसिक क्राइटेरिया है पंचशील, अगर हम उसके विसंगत जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर में एक तनाव निर्माण होता है, स्ट्रेस निर्माण होता है। तनाव निर्माण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बताना है कम समय में। तो अगर आप कुछ विसंगत कृत्य करते हैं, हाँ, और आप उसको कहीं व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो अंदर ही अंदर वो आपको बहुत तकलीफ देता है और उसके शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर मैंने वेस्ट में स्वयं देखा है कि लोग जो है बहुत सारे सिलों को तोड़ते हैं और वहां पर उनको अच्छे मित्र नहीं होते, तो उनको फिर डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है मानसिक, कि वो इसलिए होती है कि आपने जो कुछ बुरा किया है वो आप किसी के शेयर नहीं कर सकते। आपको लगता है मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे मतलब आपने जो प्रतिमा बनाई है आपकी, और खास करके भारत जैसे समाज में जो है कि समाज में हमारा मुंह अच्छा रहना ये बहुत ही अहम चीज रहती है। हमारे लैंग्वेज में भी कहते हैं कि किसी ने कुछ अकुशल कृत्य किया तो बोलते उसने मेरा मुंह काला कर दिया। नहीं क्या? तो मुंह काला करना, अगर नहीं भी कर दिया तो लोग दूसरे का भी मुंह काला करते हैं, उनको गधे पर बिठाते हैं और उनके चेहरे को डांबर लगाते हैं और उनकी मिरोनुक निकालते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ करते हैं लोग। तो एनीवे कहने का तात्पर्य क्या है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू कैन नॉट एक्सप्रेस। तो इसके कारण स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से बीमारी निर्माण होती है। अब इस स्ट्रेस से क्या होता है कि मतलब डिप्रेशन आता इतना ही नहीं है,
तो वो स्ट्रेस बहुत गहरा है, मतलब आपने सचमुच में बहुत ही अनस्किलफुल काम किया है कोई, हाँ, किसी का नुकसान किया है, किसी को धोखा दिया है, कुछ तकलीफ लिया है, या किसी का प्रॉपर्टी हड़प किया है, या कुछ और ऐसा काम किया है कि जो बहुत ही बुरा काम है। तो क्या होता है कि वो डर के कारण, वो स्ट्रेस के कारण वो व्यक्ति के अंदर का जो हार्मोन्स है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोन का इम्बैलेंस होने से फिर वही बीमारियां शुरू होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे डायबिटीज है, या बहुत सारी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, थायराइड वगैरह शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्पिरिचुअल कारण हैं कि आपके अंदर में जो स्ट्रेस है, हाँ, स्ट्रेस ये भी एक बीमारी का कारण है। और दूसरा अगला कारण ये भी है कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके कारण जो है कि हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, कई घंटों तक बैठे रहते हैं। आप अगर कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, हाँ, तो आपको हाईली पेड जॉब रहता है और वो जॉब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो आप कई घंटों तक एक ही जगह बैठे बैठे रहते हैं। और एक ही जगह बैठे रहने से क्या होता है कि आपका जो स्पाइन है वो बेंड हो जाता है, या आपका लोअर बैक है वो हर्ट हो जाता है, या आपका जो नेक है, हाँ, तो नेक का जो आपका जो स्पाइन का है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ का अलाइनमेंट, या वहाँ बहुत दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो बीमारी है वो शुरू हो जाती है। ये बहुत सिंपल बात है एक्चुअली, ये बीमारियां नहीं है, लेकिन ये जब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसका बहुत लंबा चौड़ा नाम आपको बताते हैं, और वो नाम सुन के आप डर जाते हैं, वो डिक्शनरी में भी आपको जल्दी मिलता नहीं, और फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए भी आपको हजारों लाखों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। तो ये बातें सब हम अवॉइड कर सकते हैं बेसिक सिंपल एक्सरसाइज के कारण। तो ये कुछ बातें हैं। अगली जो बीमारी है वो है इंसोम्निया, मतलब नींद न आना। हाँ, तो अभी ये मैं बॉलीवुड की जो बातें हैं नींद नहीं आना उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो गाना में बताते हैं वो, हाँ, तो ये जो है नींद ना आना ये स्ट्रेस के कारण है। मतलब हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है जीवन का, कामों का, हमारे ऑफिस के हो या हमारे प्रोजेक्ट के हो या अलग अलग प्रकार के काम, तो उसके कारण जो है कि हम जो है वो नींद नहीं ले पाते। तो नींद अच्छी होना ये जरूरी है, नींद अच्छी ना होने से जो है हमारा जो कहाँ गए, हाँ, नींद अच्छी ना होने से बहुत सारी बीमारियां होती है, खास करके वही हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। शरीर में जो भी कुछ काम चलते हैं रात के समय में, जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जो भी कुछ है वो होते नहीं है ठीक से रेस्ट न होने से। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो वैसे मैंने अभी स्पर्श किया है उसको, कि एथिकल इश्यूज, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। तो हमारे मन में ऐसी कोई कोई इमोशंस होती है जो रिजॉल्व नहीं होती है, किसी के पास हम मन खुला न करने से कुछ बहुत बड़ा बोझ हम दिल के ऊपर लेके चलते हैं जीवन में, और उसके कारण में भी बीमारियां होती है, और ये बीमारियां इतनी भयंकर होती है कि फिर कंट्रोल के बाहर जाती है उसको ठीक से हमने नहीं किया तो। और आखिरी कारण ये है कि जेनेटिक, मतलब हम आनुवंशिक पद्धति से भी कुछ बीमारियां हो सकती है, तो जो मतलब मेडिसिन के माध्यम से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इतने सारे मैंने कारण बताया अभी आपको, जो अलग अलग सिस्टम में से आते हैं। इसमें फिर से मेन जो कारण हम देखें तो दो हम इसको निचोड़ लेके ले सकते, दो या तीन। एक मतलब कि हमारे खान पान की बुरी आदतों के कारण जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, ये कारण हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि ये हो गया अंदरूनी कारण। बाहरी कारण ये है कि वही खान पान ठीक ना होने से कॉन्स्टिपेशन होना, मतलब ये ज्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये एक लक्षण है कॉन्स्टिपेशन। तो मतलब दोनों दोनों में से किसी एक को भी ट्रीट किया तो दूसरा ट्रीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग परंपरा में ये बताए। तीसरा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस चाहे स्पिरिचुअल हो या मतलब कोई भी हो, स्ट्रेस स्ट्रेस ही है, और स्ट्रेस बहुत खतरनाक है। तो स्ट्रेस के कारण नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो ये मोटा मोटी तीन कारण हम देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मैं अभी ज्यादा इस पर नहीं खींचता हूँ क्योंकि मैंने अभी इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में बताया है, ये ज्यादा टेक्निकल है ये। तो
मतलब प्रोफेसर हेम्सवर्थ करके है, 1940s में इन्होंने इसका मतलब रिसर्च किया था, और वो बोलते हैं कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन इज द कॉज ऑफ सेवरल डिसीजेस। और जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से जो हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे फैट सेल्स बढ़ती है, मतलब बैड फैट सेल्स बढ़ती है, और वो भविष्य में फिर बीपी और क्या बोलते हैं हार्ट फेलियर के लिए वो कारण बनती है। हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ है वो भी सिकुड़ जाती है। तो उसके अंदर में जो है वो कचरा जमा होने लगता है, मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज होता है। तो ये स्टेप्स है, मतलब ये इंसुलिन के इम्बैलेंस के कारण किस प्रकार से बीमारियां निर्माण होती है, इसका ये स्लाइड है ये। तो अभी इसमें मैं जाऊंगा नहीं, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में कि इंसुलिन के कारण कैसे बीमारियां बढ़ती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अच्छा आरोग्य क्या है, आरोग्य क्या है? तो जैसे कि बुद्ध का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि दुख है, दुख का कारण है, तो हमने अभी देखा कि बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है। तो अभी निर्वाण क्या है, मतलब अच्छा आरोग्य क्या है, तो इसके साथ में हम अच्छा आरोग्य का तुलना करते हैं। तो नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में इसमें कहा गया है कि आपके पैर गर्म होने चाहिए, आपका सर ठंडा होना चाहिए, आपका पेट नरम होना चाहिए, और आपका जो मतलब जो जो पेट साफ होता है तो वो ठीक से होना चाहिए। तो ये अच्छी तबीयत के लक्षण है। तो लेग वार्म का मतलब है कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, और हमारे पैर सबसे दूर का इलाका है हमारे हार्ट से, तो वहां पर ठीक से सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। तो हमारे हर शरीर के हिस्से को खून मिलना चाहिए। तो लेग वार्म होने चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए, मतलब हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, तनाव नहीं चाहिए, तो ये है। और पेट नरम होना चाहिए, मतलब डाइजेशन जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। और जब हम टॉयलेट को जाते हैं तो टॉयलेट ठीक से होना चाहिए, मतलब बहुत पतला, बहुत नरम, बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठिन, गुठलियों जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसको स्पेसिफिक उसके बारे में कहा है कि वो मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर का, और वो मतलब पकड़ा हुआ होना चाहिए वो, तो सहजता से होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो है वही कि हमारा डाइजेशन क्लियर होना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले मैंने कहा है कि स्टमक सॉफ्ट होना चाहिए। तो अगर स्टमक की समस्या है तो समझ लेना कि हम ठीक नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा गैस हो गया, या थोड़ा सा पेट में दर्द है, या ये है वो है, तो हमको उसको दुर्लक्ष्य करते हैं, लेकिन हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो अभी मेडिसिन की भाषा में जो बीमारियां हमने देखी है, तो उसमें से किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट आरोग्य का, हेल्थ का लक्षण है। हमें सहजता से नींद आनी चाहिए। हम जैसे बेड पर गिरते हैं तो वैसे नींद आनी चाहिए, और नींद पूरे 7 घंटे तक होनी चाहिए, 6-7 घंटे तक। बीच बीच में रात को नहीं उठना चाहिए, या डिस्टरबेंस नहीं होने चाहिए। और ओवरऑल हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। हम मतलब जो है जीवन में शांत और आनंदी होना चाहिए। तो इतनी बातें रही तो हम अच्छा हमारा आरोग्य है, ऐसा हम मोटा मोटी कह सकते हैं। इसको ही साइंटिफिक भाषा में कहना है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 to 24 के बीच में होना चाहिए। हमारा बीपी जो है 120 और 80 के नीचे रहना चाहिए। हमारा जो ब्लड का जो ग्लूकोज काउंट है वो HB1AC ये 5.6 के नीचे होना चाहिए। और हमारे खून में जो ऑक्सीजन है वो SpO2 जो बोलते हैं, तो वो 95 से ऊपर होना चाहिए, वो तो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आजकल कोरोना केस में आप सभी इस ऑक्सीजन के बारे में सुनते हैं, तो वो ऑक्सीजन काउंट करने के लिए जो है एक ऐसा डिवाइस आजकल मार्केट में मिलता है, मतलब 700-800 से लेकर 2-3 हजार तक अच्छी क्वालिटी का। तो इसमें आप जैसे उंगली रखते हैं ऐसे, तो इसमें आपका जो शरीर में कितना ऑक्सीजन है पता चलता है। तो मैं आपको ये डिवाइस इसलिए दिखा रहा हूँ
कि हर एक घर में ये डिवाइस होना चाहिए। ये अगर किसी को मतलब कोई कोरोना के सिम्टम्स है या बुखार है और ऑक्सीजन की लेवल अगर 95 के नीचे जा रही है तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, तब तक हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो एनीवे तो ये नीचे जो पैरामीटर्स बताया है तो वो पैरामीटर्स अगर इस लेवल में होंगे तो हम हेल्दी है ऐसा कह सकते हैं। तो सभी ने अपने मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट कर लेना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये हमारा सब ठीक ठाक है। नहीं ठीक ठाक है तो उसके लिए हमने डॉक्टर का सलाह लेके या ये करके हमने आगे हमारी तबीयत का केयर करना चाहिए। तो ये हो गया मतलब आइडियल तबीयत कैसी हो इसके बारे में जानकारी कि मतलब कोई बीमारी नहीं होना चाहिए शरीर में किसी भी प्रकार की। हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। खास करके हमारा पेट साफ होना चाहिए। हम जब सुबह टॉयलेट जाते हैं तो बहुत सहजता से साफ होना चाहिए। और नींद अच्छी आनी चाहिए हमको बिना किसी परेशानी से, और जीवन में शांति होनी चाहिए। तो ये लक्षण है। अभी अगली जो स्लाइड है उसकी तरफ हम जाते हैं। अभी किसी ने बैठे बैठे शायद मेरे इस प्रेजेंटेशन के ऊपर में लाइंस खींची है, तो कोई आर्ट वर्क कर रहा है शायद कहीं से तो भी। तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर कीजिए वो लाइंस को, क्योंकि मैंने डाली नहीं है और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है वो। तो अभी यह है ट्रीटमेंट की बात। जो मैंने मतलब जो जानकारी ली है जिसके बारे में तेज दम जो कह रहे थे जिन्होंने जिस कारण से इस वर्कशॉप को लगाया है, तो ये महत्वपूर्ण अभी हिस्सा शुरू हो रहा है। अभी अपने पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपल तरीके से ही कवर करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो, तो चिंता मत कीजिए। बुद्धिस्ट लैंग्वेज में जो है 4 सम्यक प्रयत्न करके एक शिक्षा है। तो जो लोगों ने बुद्धिज्म का स्टडी किया है तो उसमें 37 बोधिपक्षीय धर्मस करके टीचिंग है, या नहीं तो आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो दोनों में भी 4 सम्यक प्रयत्न करके एक टीचिंग मिलती है। तो उसके 4 हिस्से, पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है इरेडिकेशन, तीसरा है कल्टीवेशन और चौथा है प्रिजर्वेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब है टालना, किसी चीज को रोकना, टालना, प्रिवेंट करना एंट्री करने से। दूसरा है इरेडिकेशन, मतलब है निकाल फेंकना, उसको बाहर निकालना। तीसरा है कल्टीवेशन का मतलब है उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना। और चौथा है प्रिजर्वेशन, मतलब उसका संरक्षण करना। तो ये 4 जो बातें हैं समय प्रयत्न में आती है। तो इसके आधार पर हम हमारा जो हेल्थ है उसको अच्छा कर सकते हैं, हमारे जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो अभी जो है इसके पहले एक बात जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, व्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका पॉजिटिव व्यू होना जरूरी है लाइफ के बारे में। अगर वो बहुत ही नेगेटिव व्यू रखते हैं या बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोगों को बहुत क्रिटिकल रहने की या क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। मराठी में हम उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, मतलब कहीं पर भी वो जो है वो प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। तो ऐसी अगर वृत्ति है तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। मतलब हम लोग जो मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि अपने अंदर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करो। जैसे मैत्री भावना ध्यान करने से होता है। तो पॉजिटिविटी के कारण हमें हमारे अंदर में जो ऊर्जा है उसका संचरण शुरू होता है, एनर्जी बढ़ना शुरू होता है। तो हमको लगना चाहिए यस आई कैन चेंज, हाँ मेरे अंदर बदल हो सकता है, मैं बदल सकता हूँ, मैं अच्छा आरोग्य प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आप एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाते हो और आपके ब्लड में शुगर मिलती है तो डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि आप खलास हो गए अभी पूरे जीवन के लिए, अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको गोलियां खानी पड़ेगी। तो या मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे अभी अनुभव शेयर किया है कि उनको थोड़ा सा स्किन का समस्या था। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको बोला तुमको पता है कि तुमको क्या बीमारी है?
तो बोले नहीं, तो इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको सोराइसिस हो गया है। तो ये बोले क्या होता है वो सोराइसिस? तो बोले तुमको पता नहीं सोराइसिस क्या है? वो बोले नहीं, मैं इसलिए तो आपके पास आया। तुम घर में जाके इंटरनेट पर देखो, बोले सोराइसिस क्या है, आपको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, बोले सोराइसिस। हाँ? तो ये डॉक्टर लोग आपको एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं। हम्म? तो बाद में ये मेरे दोस्त ने फिर दूसरी तरफ से जानकारी ली कि सोराइसिस क्या होता है और कैसे दूर किया जा सकता है। तो उनका सोराइसिस अभी कम हो गया है। तो सोराइसिस मतलब कुछ नहीं है, स्किन पर जो है इचिंग होना या स्किन पर सफेद चट्टे आना, ऐसी एक बीमारी है जो जल्दी जाती नहीं है बहुत सारे लोगों की। लेकिन ये क्यों होती है, इसका जो कारण है वो कोई बताता नहीं, ना ही कोई उस पर ट्रीटमेंट देता है। तो आप अगर आपके जीवन शैली में चेंज करते हैं तो दूर हो सकता है। वही बात डायबिटीज की है। डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज जो है वो मतलब परमानेंट बीमारी है, परमानेंट डैमेज है बॉडी को। तो ऐसा नहीं है, रिवर्स हो सकता है और हजारों लोगों का रिवर्स हो रहा है लाइफस्टाइल चेंज के कारण। तो अभी बातें मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात मतलब ये मैं बताना चाहता था आपको, जो वर्ल्ड की फिलोसफीज में जो है ये राइट व्यूज के बारे में बताया है। जैसे आचार्य शांति देव है, हाँ, या बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो है वो कहा गया है कि आप दूसरे के लिए जीवन जियो, आप लोगों को मदद करो। हाँ, मतलब आपके जीवन में अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके जीवन में अगर कोई अच्छा उद्देश्य है तो ही आप ज्यादा साल जी सकते हैं। आप अगर लिमिटेड उद्देश्य से जीवन जीते हैं, आप स्वयं के लिए जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होंगी, बहुत दुख आएगा आपके जीवन में। लेकिन वही आप दूसरे का दुख दूर करने के लिए मदद करते हैं, आपके जीवन में कोई उच्च मतलब हेतु है, तो आपके स्वयं के दुख दूर हो जाएंगे। तो ये जीवन में ऊंचा हेतु या पर्पस होना बहुत जरूरी है। इसी को बोधिचित्त कहा गया है, या जापानीज परंपरा में इसी को इकिगाई कहा गया है। तो जापानीज का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो है 100 साल से ज्यादा जीवन जीते हैं। जापान में और वर्ल्ड के कुछ कुछ इलाकों में ऐसे लोग हैं कि जो 100 साल से ज्यादा जीवित रहे हैं, हेल्दी है। तो उनको पूछा गया कि तुम्हारे जीवन का क्या रहस्य है, तो लाइफस्टाइल के साथ साथ वो कहते हैं कि हम समाज के लिए बहुत हम कंसर्न है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। इसी को हमारी भाषा में हम कहे तो उसको कंपैशन कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, या बोधिचित्त कह सकते हैं। तो जो भी है, तो हमारे जीवन में कोई ऊंचा पर्पस होना चाहिए। मतलब अच्छी नौकरी करना या अच्छा बिजनेस करना, पैसे कमाना, घर बनवाना, अच्छी कार लेना, ये सब अच्छा है जीवन के लिए, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य इसके आगे होना चाहिए। ये चीजें आपको आवश्यक है तो आप जरूर खरीदिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब उसमें दुख छिपा ऐसी ये चीजें है। आपके जीवन का जो है वो स्पिरिचुअल हेतु होना चाहिए, ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं कि जो जो ट्रीटमेंट का जो रास्ता है, तो उसके 4 बातें हम देखते हैं। तो वो है, सिंपल भाषा में कहना है तो जीवन शैली में परिवर्तन लाइए। और जीवन शैली में परिवर्तन लाना है तो क्या करना है? अच्छा खाना है, नेचुरल खाना खाना है। हमने मूवमेंट्स करना है, मतलब हमारी बॉडी को कीप मूविंग करना है। हमने अच्छी नींद लेना है और रिलैक्स रहना है, मतलब तनाव रहित। और हमारे जीवन में ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मंत्र है अच्छी तबीयत का। ईट वेल, मूव वेल, स्लीप वेल, रिलैक्स वेल और लिव वेल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए 5 बातें। हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो पहला जो सम्यक प्रयत्न है वो है कि प्रिवेंशन, या हमने किन चीजों को टालना चाहिए। तो हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना है तो हमने जो है दूध के पदार्थ नहीं खाना चाहिए। उसमें एक कैसीन नाम का एक घटक होता है जो कि हमारे हार्मोन्स में बिगाड़ पैदा कर देता है वो। और दूध एक्चुअली वो जानवर के लिए बना है, छोटे बच्चे के लिए, जानवर के, हमारे लिए बना नहीं, एडल्ट्स के लिए वो फूड नहीं है। तो डेयरी क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस इन बॉडी। तो दूध छोड़ देने से आपको बहुत फायदे हो सकते हैं, मैं इतना ही शॉर्ट में कहूंगा। दूसरा जो है कि पोल्ट्री एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो है ये भी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं निर्माण, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा।
वेजिटेरियन आप रहते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात है रिफाइंड ऑयल्स या बैड फैट्स। तो जितने भी पैकेज्ड तेल मिलते हैं मार्केट में वो सभी आरोग्य के लिए हानिकारक है। तो रिफाइंड ऑयल्स को बंद करना चाहिए, टोटली प्रिवेंट करना चाहिए, शरीर के अंदर में घुसने नहीं देना चाहिए। तो जो भी आप तला हुआ, पका हुआ या बनाया हुआ अच्छा खाना खाते हैं घर में, वो आप नेचुरल ऑयल्स में मतलब बना के खाते हैं तो ठीक है। जैसे कि कच्ची घानी का तेल है, या जो जिसको क्या बोलते हैं, घी कहते हैं, घी या क्या बोलते हैं उसको, हाँ घी बोलते हैं। तो घी जो है सूप, हाँ उसमें बना के खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पैकेट में तेल मिलते हैं मार्केट में, हाँ चाहे कितना भी वो दावा करे कि उनमें पॉलीसैचुरेटेड ऐसा वैसा सब रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है टीवी पर या पब्लिसिटी में, प्रिंट में, वो पैकेज्ड कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए। तो ये खतरा है। दूसरा है रिफाइंड शुगर्स। तो जो वाइट शुगर है या किसी भी प्रकार का शुगर है वो खतरनाक है। तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स टोटली हमने बंद कर देना चाहिए। तो जिसमें गेहूं है, चावल है, मैदा है, आलू है, या जमीन के नीचे जो सब्जियां उगती है जैसे आलू या गाजर, हाँ तो इनको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग जो है कृपा करके कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई स्लाइड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं उनको देखिए, और एक तो उनको ब्लॉक कीजिए, नहीं तो उनको रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप डिस्टर्ब ना करें। आपको अगर नहीं रहना है तो आप ये वर्कशॉप से आप साइन आउट कर सकते हैं, लेकिन कृपया डिस्टर्ब ना करें। सही नहीं, बात है। सभी के माइक बंद कर दीजिए, माइक बहुत सारे चालू है। तो दिखाई नहीं, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके माइक चालू है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो मतलब सभी तो बंद दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं कोई ड्राइंग कर रहा है, और नहीं और कोई होस्ट होगा दूसरा, को होस्ट होगा दूसरा कोई, तो वो भी स्लाइड लगा के कुछ ये कर रहा है समझो। आप देखिए दूसरे कोई को होस्ट है क्या। ओके 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 ओके। तो एनीवे, तो रिफाइंड चीजें है टालना है। और कुछ लोगों को लग सकता है कि बैलेंस फूड में कार्बोहाइड्रेट एक महत्व का घटक है, तो मनीतम्मा कैसे कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं खाना करके, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद करना चाहिए, ये प्रिवेंशन में आता है, जिसमें गेहूं है, राइस है, मैदा है और आलू जैसी चीजें हैं। तीसरी बात है कि ज्यादा मात्रा में हमने जो नमक नहीं खाना चाहिए। हमको जितना नमक चाहिए उतना नमक हमको सब्जियों से वगैरह नेचुरली मिलता है। या फिर आप वो जो रॉक सॉल्ट ले सकते हैं आपको अगर जरूरत पड़े तो, जिसको क्या सेंधा नमक कहते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मात्रा में। अगली जो बात है वो है कि प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स, जंक फूड्स नहीं लेना चाहिए। तो जो मार्केट में जो भी पैकेज मिलता है, सुपरमार्केट में जो सेल्फ पर मिलता है, वो सभी का सभी अवॉइड करना है। जो भी पैक चीज मिलती है वो अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स है, पैकेज प्रोडक्ट्स है, चिप्स है, एवरीथिंग। अगली बात है कि जो हम इंडियन स्टाइल का जो चाय लेते हैं जो दूध में पका के, वो चाय खतरनाक है, शराब खतरनाक है, स्मोकिंग खतरनाक है। तीसरी जो बात है कि सोफा पर बैठे रहना ज्यादा घंटे तक, या लेजीनेस, हाँ, या घर में ज्यादा एक ही जगह पर लेटे रहना और लेट कर पढ़ना या लेट कर मोबाइल देखना, ये चीजें है ना टालना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए, इधर उधर चलना चाहिए। आधे एक घंटे के बाद में हमने इधर उधर जाना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए, टहल के आना चाहिए, किसी को हेलो करके आना चाहिए, या बाहर निकल के झाड़ कैसे है उनको देख के आना चाहिए। तो ऐसा हम एक एक घंटे में, दो दो घंटे में करेंगे तो हमारा बॉडी का मूवमेंट्स रहेगा। तो लेजीनेस जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। और आखिरी जो बात है कि ज्यादा ऑनलाइन एक्टिविटी, इंटरनेट पर जो जब बहुत समय बिताना, वो भी खतरनाक है। और खास करके जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है और क्या क्या है, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है। तो ये सब जो चीजें है ये स्ट्रेस बढ़ाती है। हाँ, तो कोई व्यक्ति कोई गलत सलत चित्र डाल देता है और उसके कारण हमें गुस्सा आने लगता है। तो कोई ऐसी कोई चीज करता है कि जिससे हमें गुस्सा आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10-15 साल पहले लोग क्या करते थे कि सुअर मार के मस्जिद में डालते थे, या कोई गाय काट के कहीं डालता था और इससे लोग भड़कते थे, गुस्सा आता था।
आजकल लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हैं और लोग गुस्सा होते हैं। हाँ, मतलब आजकल ऐसा कोई प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर एक आधा पोस्ट डाल दो। पहले लोग बाबा साहब का स्टैचू तोड़ते थे या उसके गले में जूतों का माला डालते थे और फिर दंगे होते थे। आजकल ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया पर एक आधी पोस्ट डाल दो, हाँ, और लोग झगड़ने लगते हैं, स्ट्रेस करने लगते हैं। तो इसलिए हमने क्रेडिबल, मतलब जो अच्छे मीडिया है उन्हीं ग्रुप्स के मेंबर्स होने चाहिए, बाकी फालतू चीजों का हमने अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सब प्रिवेंशन में आता है। भाई और बहनों, जब तक आप इन बातों को प्रिवेंट नहीं करेंगे, ये आपके शरीर में घुसते रहेंगे, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी रहे। तो ये सभी चीजें प्रिवेंट करना है। अभी दूसरी बात है निकालना, इरेडिकेशन। तो आपके शरीर के अंदर में ऑलरेडी जो टॉक्सिन्स है या ऑलरेडी जो विष है या जो गलत बातें घुस गई है, उनको आपने निकालना है। तो वो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक वो शरीर में तकलीफ देंगे आपको। तो इसके लिए जो भी बातें हैं, ज्यादातर ये सब थेरेपेटिक बातें हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट की बातें हैं, और आपको ये किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में करना जरूरी है। तो आप इसके लिए आप मतलब कोई आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और उनसे आप ये ट्रीटमेंट करवा के ले सकते हैं। तो इसका मैं सिंपल कुछ बातें बताता हूँ जो आप घर में भी कर सकते हैं। आप अगर उपवास करते हैं 1 से 2 दिन का, सबसे पहले, मतलब हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो आप अगर बीमार है तो आप 1-2 दिन का उपवास करते हैं खाली सादा पानी पीकर, तो आपके अंदर के बहुत सारे टॉक्सिन्स है वो निकल सकते हैं। और फिर आप नेचुरोपैथिक डाइट ले सकते हैं, नेचुरल डाइट ले सकते हैं, तो फिर आपका तबीयत जो जगह पर आ सकता है। तो फास्टिंग, उपवास करना, ये एक रीसेट बटन है अपने बॉडी का। जैसे आपका फोन हैंग हो गया है, कंप्यूटर हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा, उसका मेमोरी फुल हो गया, तो क्या करते हैं, उसका रीसेट बटन दबाते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर से फैक्ट्री की ओरिजिनल कंडीशन पर आता है। तो वैसे फास्टिंग ये हमारी तबीयत के लिए एक रीसेट बटन है कि आप उपवास करते हैं तो आपका बॉडी है नेचुरल कंडीशन में आ जाता है और फिर नेचुरली फंक्शन करने लगता है। तो ये एक बात है। तो ये वंस इन ए टाइम है। दूसरा है कि हफ्ते में 1 दिन आपने एक उपवास करना चाहिए कम से कम, मतलब आप 2 टाइम खाना खाते तो हफ्ते में 1 दिन 1 टाइम का खाना अवॉइड करना चाहिए। तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो सिस्टम है, उसको रेस्ट मिलता है, उसका क्लीनिंग होता है। तो ये मैंने मतलब ऊपर ऊपर का कारण बताया। अंदरूनी कारण यह है कि आपका जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है वो बैलेंस हो जाता है, या साइंटिफिक भाषा में कहना है तो जो होम्योस्टेसिस है वो आपके बॉडी का अच्छा रहता है। ठीक है। दूसरी बात है आयुर्वेदिक मसाज या स्नेहन। तो ये बहुत आवश्यक है, मतलब हमारे खून में जो भी कुछ विष द्रव्य है या जो मतलब खून ठीक से संचार नहीं करता है शरीर में, तो उसके लिए मसाज बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आयुर्वेदिक भाषा में स्नेहन कहते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि जो लोग हेल्दी है, निरोगी लोग है, ऐसे लोगों ने भी महीने में कम से कम 2 बार मसाज करना चाहिए। जो लोग बीमार है तो उन्होंने तो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, डॉक्टर जितनी बार आपको बताते हैं उतनी बार। तो इसका एक सिस्टम होता है, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको पहले रोज करते हैं 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद में 1-1 हफ्ते में करते हैं, फिर महीने में 1 बार करते हैं या 2 बार। तो ऐसा उसका कोई एक सिस्टम है। तो आप आपकी डॉक्टर की सलाह से अगर आप कोई परेशानी है तो आप ये मसाज कर सकते हैं। तो इसको आयुर्वेदिक मसाज कहते हैं। दूसरी जो बात है ट्रीटमेंट की, इरेडिकेशन की, वो है स्वेदन। इसका मतलब है स्टीम बाथ। तो आप स्टीम बाथ करके भी आपके शरीर में जो भी विषैले पदार्थ है उसको निकाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। तीसरी बात है बस्ती। बस्ती को इंग्लिश में एनिमा कहते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से कुछ लिक्विड या पानी या कुछ तेल वो अपने गुदद्वार में डालते हैं एक पाइप से या इंजेक्शन से, मतलब एक पाइप से इंजेक्ट करते हैं उसको। और जो सूखा हुआ जो मैला है, मतलब जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनका मैला बहुत कड़क है, कई सालों से अंदर में अटका हुआ है, तो वो उससे पिघल के वो बाहर निकलता है और साफ होता है वो। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ऐसी ट्रीटमेंट है, और ये भी कोई भी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो ये भी करना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ जो बीमार लोग हैं उनको ये रोज करवाते हैं, लेकिन आप आपके तबीयत के अनुसार इसको कर सकते हैं और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नॉर्मल कर सकते हैं।
तो अपना जो शरीर में तेल वगैरह ये तले हुए पदार्थ खाने से अंदर में इस प्रकार से कड़क होके ये गंदगी चिपक गई है कि बहुत सारे लोगों के आंतड़े काट के फेंकने पड़ते हैं। तो मैं 1-2 साल पहले मेरे को एक भिक्षु मित्रों को मिलने के लिए थाईलैंड में गया था। वो एक नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उन्होंने लोगों के पेट से क्या निकला है उसको बाहर उसको बना के कांच की बोतल में डाल के रखा है। तो बहुत ही गंदा, बहुत ही कड़क ऐसे जो पदार्थ है काले, वो उनके पेट में है, और वो पेट में अटकने से कुछ भी खाया वो नीचे जाता नहीं है। उनके पेट फूलते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती है, वहां जंतु पैदा होते हैं अंदर में। मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनके पेट का जो स्वास्थ्य है पूरी तरह से खराब हो गया है। तो वहाँ अनाज सड़ने लगता है। तो ये सब बातें जो है इससे क्लीन होती है बस्ती से। तो बस्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट है। उसके बाद में जो है कि आपको और कोई बीमारियां है, जैसे मतलब डायबिटिक होने के कारण इंसुलिन ठीक से नहीं आ रहा है वगैरह, तो आपको कीचड़ का एक थर आपके पेट पर कुछ देर के लिए लगाते हैं, या आपको कोई स्किन का समस्या है तो उसको लगाते हैं। तो इस प्रकार से कीचड़ लगाने से, कीचड़ में एक क्षमता होती है कि वो कुछ चीजें खींच लेता है, तो उससे भी कुछ बीमारियां आपकी वो दूर होती है। तो डॉक्टर ये भी आपको ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा है एलोवेरा जूस। वो जूस पीने से भी हमारी जो आंतें हैं वो साफ होती है। अगर सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीते हैं तो हमारे पेट में अगर कुछ जो भी ये टॉक्सिन्स जम के बैठे, पकड़ के बैठे, तो वो उससे निकल जाते हैं। जैसे नींबू का रस है, नींबू पानी या एलोवेरा जूस, तो इससे भी पेट साफ होता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड्स जो मैंने ऊपर बताया वही है कि बस्ती और स्टीम बाथ और आयुर्वेदिक मसाज। ठीक है। अभी ये मैंने शरीर के अंदर में खाने से जाने वाली चीजों के बारे में बताया। वैसे हमारे शरीर में हम एयर भी लेते हैं, मतलब जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, तो उसके साथ साथ जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे छाती में जमा होने से हमारी श्वसन की जो क्षमता है वो कमजोर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए। हमारे जो लंग्स के छोटी छोटी सेल्स में वो अटक के नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए जो प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम, कपालभाति या भस्त्रिका, ये सीख लेना चाहिए। और इस प्राणायाम से भी हमारा जो लंग्स का हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हमारे जीवन में अगर तनाव है तो उसको हमने मतलब प्रयत्न पूर्वक निकालना है और रिलैक्स होना है। उसको ही योगिक लैंग्वेज में योग निद्रा कहते हैं, तो या उसको शवासन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है शवासन में कि आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है और आपके बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स किया जाता है, और इससे आपके अंदर का जो तनाव है, जो शारीरिक तनाव है, वो निकल जाता है। या फिर आप लोग जो है वो योगा या चिकुंग भी सीख सकते हैं। तो चिकुंग की मदद से भी बहुत सारा तनाव निकल जाता है। चिकुंग है, योगा है, या ताई ची है। तो ताई ची का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे मूवमेंट्स होने से आपके जो कंधे हैं या जो जॉइंट्स है वहां पर जो भी स्ट्रेस है वो निकल जाता है, और मानसिक भी स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है आप अगर बीमार है, मतलब डायबिटिक है, तो आपका शुगर नॉर्मल होने तक आपने आपके डॉक्टर की सूचना के अनुसार इंसुलिन लेना चाहिए, या जो ओरल इनहिबिटर्स है, जो मतलब टैबलेट्स है जो भी ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, और डॉक्टर के सलाह से ही उसको बंद करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। या जो भी कोई आपकी विद्यमान शारीरिक स्थिति है, बीमारी है, तो अपने मन से उसकी मेडिसिन हमने स्वयं कम या ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो हमारे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे मन से ही ये करते रहते हैं, तो उसका भी शरीर पर गलत परिणाम होता है। तो हमको कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आवश्यकता है तो वो हमें डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। तो ये जो कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो कृपा करके पेंटिंग रोकिए, अभी थोड़ा सा ही समय बचा है और हम आखिरी स्लाइड्स तक जा रहे हैं अभी। ठीक है। आखिरी जो बात है, तो उन्होंने तो और बढ़ा दिया तो आखिरी जो बात है वो है कि कन्फेशन ऑफ फॉल्ट्स। तो इसमें जो है कि
हमने कोई गलत चीजें की है हमारे जीवन में पंचशील के विसंगत में, मैं ये समझ के बोल रहा हूँ कि आप सभी बुद्धिस्ट है या बुद्धिस्ट लैंग्वेज से परिचित है, तो उसका पापदेश ना करना चाहिए हमको। उसके बारे में हमें रिमोर्स फील होना चाहिए। रिमोर्स मतलब पश्चाताप। तो वो अगर नहीं फील होता है रिमोर्स, और हम उसका कन्फेशन नहीं करते हैं, मतलब पापदेशना नहीं करते हैं, तो आगे चल के ये किसी ना किसी कारण से आपके शरीर से बाहर निकल सकता है। तो आपने कोई गलत काम किए है और उसका कन्फेशन नहीं किया है, तो आपको मतलब जैसे स्किन की कुछ बीमारियां है, हाँ, या मतलब शरीर के अंदर में कुछ लम्प्स बनते हैं या कुछ ऐसी चीजें बनती है, ट्यूमर्स बनते हैं, हाँ, अल्सर्स बनते हैं पेट में। तो ये इसके कारण होते हैं क्योंकि आप अंदर ही अंदर जो है वो आपका बॉडी बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भले ही ये साइकोलॉजिकल या मानसिक चीज लगती है, लेकिन इसका कुछ समय के बाद में शारीरिक परिणाम होता है। और फिर आप तो जब बहुत गहरा होता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको ऑपरेशन करके वो ट्यूमर आपको निकालना पड़ेगा। तो एनीवे, तो ये सेकंड स्लाइड थी इरेडिकेशन। मुझे लगता है आपको ये ध्यान में आया होगा कि आप पहले से बीमार है तो आपके अंदर में जो बीमारी के कारण है उनको ट्रीटमेंट करके निकालना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड है कल्टीवेशन या विकास करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और सब स्लाइड में ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। तो ये इसमें जो बातें बताई गई है तो ये न्यू लाइफस्टाइल के बारे में है। मतलब जो अपनी विद्यमान लाइफस्टाइल है जिसके कारण हम बीमार है, अभी ये नई लाइफस्टाइल है, इसको अगर हम लेते हैं तो हम निरोगी हो सकते हैं। तो पहली बात इसमें है कि हमने नेचुरल डाइट लेना चाहिए। हाँ, नेचुरल डाइट का मतलब होता है नैसर्गिक खाना। हाँ, जो झाड़ पत्ती का खाना होता है वो लेना चाहिए। जो पैकेज प्रोसेस नहीं लेना चाहिए, या बासा खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग रात को सब्जी गर्म कर ठंडी करके रखते हैं फ्रिज में, 2 दिन के बाद में निकाल के गर्म करके खाते हैं, ऐसा नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेश आपने बाजार से जो सब्जियां लाना चाहिए, फल लाना चाहिए और वो खाने चाहिए। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, जो अभी ध्यान से सुनिए आप सब लोग, कि ये जो डाइट है तो इसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स का खाना आपने खाना है। खास करके जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स है, पिष्टमय पदार्थ है, ऐसा खाना ना के बराबर खाना है। और ऐसा खाना खाना है कि हाई इन नेचुरल फैट्स, जिसमें फैट्स ज्यादा है, ऐसे खाना खाना है। और मॉडरेट प्रोटीन्स, या एक साधारण मात्रा में उसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो लो कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडरेट प्रोटीन्स और हाई इन नेचुरल फैट्स। तो नेचुरल फैट्स जो है जैसे कि घी में है, एग्स में है, नॉन वेज की डिशेस में है, लेकिन हम वेज में देखेंगे तो पनीर है। तो ऐसी जो फूड आइटम्स है तो इससे हमने हाई फैट्स लेना चाहिए। तो इस प्रकार का हम खाना खाएंगे तो हम डायबिटीज से मुक्त होंगे और बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होंगे। अभी आप बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स तो शरीर के लिए आवश्यक है, काम करने के लिए आवश्यक है, एनर्जी के लिए आवश्यक है। तो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका डायबिटिक का डॉक्टर आपको बोलता है कि चावल खाना बंद कर दीजिए और उसके बजाय आप 2 रोटी खाइए। तो भाई और बहनों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर 1 कटोरी राइस खाते हैं तो आपकी जितनी शुगर नहीं बढ़ती, उतनी आपकी 1 रोटी खाने से उसकी 2 गुना बढ़ती है। ये साइंटिफिकली टेस्टेड है। क्योंकि क्या है, मुट्ठी भर चावल आप अगर उबालते हैं पानी में तो बड़ा होके 1 कटोरी भर बनता है, मतलब कम चावल ज्यादा बनता है। लेकिन ज्यादा आटा मतलब बना के उसका छोटी रोटी बनती है, क्योंकि उसका पानी पूरा निकाल दिया जाता है। मतलब राइस के अंदर में पानी आने से राइस का क्वांटिटी बढ़ता है। मतलब ज्यादा राइस खा के भी आपके अंदर में कम कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, लेकिन आप छोटा रोटी खाएंगे तो भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जो है वो शुगर का बाढ़ लाता है। मतलब शुगर का आपके शरीर के अंदर में ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लड आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स टालना है और हाई इन नेचुरल फैट्स। तो ये पदार्थ खाने हैं, तो जिसमें पनीर है और बहुत सारे पदार्थ है, यो एग्स है, कुछ फ्रूट्स है, ब्रोकली है, एवोकाडो है। तो ऐसे फल है कुछ जो आप खा सकते हैं
ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है, शेंगदाने हैं, बादाम है, ये आप खा सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाले ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, जैसे काजू नहीं खाना है, तो किशमिश नहीं खाना है, तो जिसमें फैट्स ज़्यादा है ऐसे खाना चाहिए। तो तिल है, वगैरह वगैरह, सोयाबीन है, सोया नट्स है, सोया चंक्स है, तो ये चीज़ें आपने खाना चाहिए ज़्यादा। तो इसके बारे में आपके कोई सवाल होंगे तो क्विक में हम बाद में लेते हैं, क्योंकि ये बातें आपने नहीं सुनी होंगी। तो लो कार्बोहाइड्रेट, हाई इन नेचुरल फैट्स एंड मॉडरेट प्रोटीन्स, तो ये डाइट हमारा होना चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए एक डिश अगर लेते हैं तो आपके डिश में एक बड़ा बॉल सलाड्स होने चाहिए, हाँ, जिसमें टोमेटो है, कांदा है, ककड़ी है, हाँ, गाजर है, ऐसे नेचुरल पदार्थ होने चाहिए। एक डिश, एक मतलब मीडियम साइज की कटोरी अंकुरित धान्य होना चाहिए, जैसे मूंग है, चौलाई है, या चना है, वगैरह वगैरह। तो इसका आप मोट है, इसको आप अच्छा टेस्टी डिश बना के भी खा सकते हैं। और फिर एक मुट्ठी भर या थोड़ा ज्यादा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें शेंगदाने हैं या क्या बोलते हैं, बादाम है, ऐसी चीजें। और कुछ उबली सब्जियां भी खा सकते हैं आप। तो और पनीर वगैरह जैसी एक आधी डिश खा सकते हैं जिसमें हाई फैट्स है। तो हाई फैट्स खाने से आपको भूख भी नहीं लगेगी, और आपका जो मतलब पेट है बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इस पर, और अगले पॉइंट पर बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि हमने हमारे खाने को नियंत्रण करना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने यही बताया था कि हमारा खाने पर नियंत्रण ना होने से हमें बीमारियां होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल ये है कि हम दिन में 2 ही बार खाना खाएं। अगर हम एक बार खाना खा के रहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है, तो हम 2 बार खाना खा सकते हैं। तो 2 बार ऐसे खाना खाना है कि जिसमें 8 घंटे का गैप हो, 16 घंटे का और 8 घंटे का। जैसे मतलब सुबह हमने खाना खाया एक बार जब आपको भूख लगती है तब, तो उसके 8 घंटे के बाद में खाना खाइए, और फिर रात निकल जाती है और फिर दूसरे दिन आप खाना खाइए आपके टाइम पर, जो 16 घंटे का फास्टिंग होता है। तो इसको 16/8 फास्टिंग ऐसे कहते हैं। और इससे आपकी नेचुरल कंडीशन आ जाती है बॉडी की, और आपकी सब बीमारियां भी दूर होती है। अभी ये जो डॉक्टर दीक्षित बताते हैं तो वो भी यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 2 बार खाना खाने का। तो ये आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा है 2 यम पर डे। इसका मतलब है कि 2 खाना दिन में हमने खाना है, मतलब, और वो भी खाना हमने 45 मिनट के अंदर खाना चाहिए। मतलब एक बार हमने खाना खाने की शुरुआत किया तो हमारा खाना 45 मिनट के अंदर में खत्म होना चाहिए। तो ये भी डॉक्टर दीक्षित के इसमें बताते हैं। इसका कारण ये है कि हम 50 मिनट के बाद में खाना खाते रह गए समझो, तो दूसरी बार इंसुलिन हमारे खाने में मिलता है। तो जितनी बार इंसुलिन शरीर में आता है तो उसकी मात्रा बढ़ती है, और हमको यहाँ इंसुलिन को कंट्रोल करना है। तो इसलिए 2 बार खाना खाएंगे तो 2 ही बार इंसुलिन हमारे शरीर में आएगा, तो हार्मोन का बैलेंस रह के हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो ये उसके पीछे का कारण है। और तीसरा रूल है खाने के बारे में कि 80% रूल। तो 80% रूल का मतलब है कि आपको पूरा पेट भर के दबा दबा के नहीं खाना है, 2 ही बार खाना है इसलिए बहुत खाना है ऐसा नहीं है। तो आप 20% पेट खाली रखिए। हाँ, मतलब आप 80% ही खाना लेना है आपको, जितना आपकी पेट की क्षमता है उसमें थोड़ा सा आप भूखा रहिए। तो हल्का सा भूखा रहिए, मतलब आपके प्लेट में खाना है और आप उसमें से थोड़ा सा कम कीजिए, तो निकाल कर रखिए या कम खाइए। तो 80% रूल। तो जो लोग 80% रूल को फॉलो करते हैं वो लोग 100 ईयर्स तक जीते हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग 100 ईयर्स तक लाइफ जी रहे हैं उनको सबको पूछा गया है कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है। तो लोग यही बताते हैं कि वो नेचुरल डाइट लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो लो इन फैट्स, हाई इन लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन नेचुरल फैट्स। और वो 80% वो खाना खाते हैं, मतलब 20% भूखा रहते हैं हर खाने के समय, और वो दिन में 2 बार खाना खाते हैं। तीसरी बात है कि आपके बॉडी में जो है बेटर सर्कुलेशन होने के लिए, शरीर की हलचल होने के लिए, तो योगा करना जरूरी है। तो आप योगा सीख लीजिए, योगा बहुत आवश्यक है। अभी उसके फायदे मैं यहाँ गिनाऊंगा नहीं।
योगा मतलब जैसे भी कोई योगा स्कूल में या योगा शाखा में भर्ती होके वहाँ के सारे योग करना, अंधश्रद्धा से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आपकी शारीरिक क्षमता के या स्थिति के अनुसार कुछ आप 5-6 आसन सीख लीजिए और उतने ही आसन कीजिए, आपको सब करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा करना, जोर जोर से हंसी के ठहाके लगाना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो आपको मतलब आपकी शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार कुछ 8-10 ऐसे आसनों का एक पैकेज होता है, उतना 40-45 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा आप रोज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा उसका। तीसरा है कि एक्सरसाइज, मतलब कीप मूविंग। तो आपके शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है, खास करके आपके हृदय की कार्य क्षमता के लिए और आपके स्नायु की स्ट्रेंथ के लिए। तो मतलब 1 से 1.5 घंटा तक आपने ये एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज के भी अलग अलग प्रकार है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, आपको डॉक्टर की सलाह से या मतलब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप रोज 45 मिनट कम से कम फास्ट चले, अच्छी गति से चले, तो ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा वेट्स वगैरह भी करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं ज्यादा इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है और आपको अन इंटरप्टेड स्लीप लेना जरूरी है, मतलब आपको नींद अच्छी लेना जरूरी है। तो आप किसी कारण से रात को जागते हैं या लेट सोते हैं तो आप उसको चेंज कीजिए। और आप सभी नेचर के प्राणियों को देखते हैं, तो सभी प्राणी हैं, जैसे शाम होती है वो सोने के लिए जाते हैं, आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी जब मतलब शाम होती है तो जल्दी खाना खा के जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ सकते हैं आप। तो रिलैक्सेशन और अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपके बेडरूम में ज़्यादा कचरा सामान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अच्छे पर्दे होने चाहिए अंधेरे होने के लिए। अलार्म की घड़ी, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये चीज़ें बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। तो बेडरूम मतलब बहुत शांत, बहुत अच्छे लाइट्स, डीम लाइट होने चाहिए वहाँ पर। तो सोने के लिए हमने बहुत अच्छी जगह बनाना चाहिए और कितना रिलैक्स हो सकते हैं उतना रिलैक्स होने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना बॉडी अंदर ही रिपेयर करेगा वो। ठीक है, अगली जो बात है वो है कि कल्टिवेटिंग इमोशंस। तो हमारी इमोशंस को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, या आर्ट की कोई बातें है, म्यूजिक है, हॉबीज है, इसमें हमने प्रयत्न करना चाहिए। आखिरी जो बात है वो है कि हमारे जीवन का ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस हायर होना चाहिए, जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ करें। तो अलग अलग चीज़ों में बहुत कुछ बताया गया है। जापानीज भाषा में इसको इकिगाई कहा गया है, और ऐसे लोगों का जो है उसको ब्लू जोन्स भी कहते हैं, बुद्धिस्ट लैंग्वेज में बोधिचित्त कहते हैं। हाँ, तो हम फ्रेंडशिप्स बढ़ा सकते हैं, हाँ, या इसको डिवोशन भी कह सकते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं मराठी में। तो ये बातों से हमारा जो तबीयत है बहुत अच्छा हो सकता है। लास्ट की बात जो है कि हमने सुबह जल्दी उठने की आदत लगाना चाहिए, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो उस समय में अगर हम थोड़े घूमने जाते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है बॉडी के लिए। हमारा घूमना भी हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है, मेडिटेशन के लिए भी अच्छा समय है और स्टडी भी कर सकते हैं हम। तो ये कल्टीवेशन में आता है। और अभी ये लास्ट की तरफ मुड़ रहे हैं हम कि प्रिजर्वेशन या संरक्षण। तो अभी तक जो मैंने बताया है तो वो चीजें हमने करते रहना चाहिए। जो कल्टीवेशन में मैंने बताया ये चीजें सारी, नेचुरल डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, कल्टिवेटिंग ऑफ इमोशंस और हायर पर्पस इन लाइफ, तो इन बातों को हमने कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कीप अप ऑल दिस थिंग्स, तो ये प्रिजर्वेशन में आता है। और दूसरा कि जो चीजें मैंने अभी बताई उसको हम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको और बढ़ा सकते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो उसका क्वालिटी और अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों को संस्थाओं को दान देते हैं तो और ज्यादा दान दे सकते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
और हमारे अनुभव हम लिख के रख सकते हैं कि हमारे अंदर में कुछ परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो उसका एक डाटा चार्ट हम बना सकते हैं। हम मतलब देख सकते हैं कि हमारा शुगर लेवल अभी कितना है, बाद में कितना है, तो हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। हमारा मानसिक स्थिति कैसे है, हमारा शारीरिक स्थिति कैसे है, हमारा वजन कितना है, तो वो कुछ कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका हम डेटा रख सकते हैं। तो इसका एक चार्ट बना के तो हमें डायरी रखना चाहिए। और मेडिटेशन के बारे में तो बताया मैंने। और फिर टाइम टू टाइम हमारे डॉक्टर के पास जाके या पैथोलॉजिकल लैब्स में जाके हमने हमारी टेस्टिंग करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस से आपने SpO2 गिनना चाहिए। और खास करके अगर कोरोना की डर लगता है आपको, तो चिंता करने की बजाय इससे आपका SpO2 देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपका एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके खून में जो है ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है आपका। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। तो ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, या खास करके कोरोना के फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। दूसरा है कि आपका 3 महीने का जो खून है, ब्लड शुगर है, उसको HB1AC कहते हैं, वो टेस्ट करना चाहिए। तो आप कोई भी पैथोलॉजी में जाके 300-400 रुपए में टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो उससे आपके खून में पिछले 3 महीने की खून ग्लूकोज की मात्रा क्या है वो पता चलता है। तीसरा जो है वो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो ये बहुत ही जरूरी है। आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर ज्यादा है तो आपको अगर बीमारियां नहीं है तो भी हो सकती है। तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है 18 से 24 के बीच में। 24 के आप ऊपर है या 23 के ऊपर है तो मैं समझूंगा कि वो खतरे की घंटी है। हाँ, या 18 के नीचे है तो वो खतरे की बात है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में सोचिए। आपका खून में कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह क्या है वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपकी आंखों की स्थिति टेस्ट कर सकते हैं। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज है तो उन्होंने अपने लिपिड्स और आंखें जो है साल में 1-2 बार टेस्ट करना चाहिए। तो ये बातें प्रिजर्वेशन में आती है। तो ये आखिरी स्लाइड है शायद। तो आगे क्या, तो आगे बस इतना ही है। समाप्त करने के पहले मैं बताऊंगा आपको कि आप हेल्दी रहिए। और आप हेल्दी है तो आपका अनुभव दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को हेल्दी बनने के लिए मदद कीजिए। मैं वही कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ा है, जो अनुभव किया हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है सक्सेसफुली, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जब भारत में आया था पहली बार तो बहुत स्ट्रेस में था। डॉक्टर ने मुझे डायबिटिक करके घोषित किया था और मुझे डरा दिया था। मतलब पहली कंसल्टेशन में डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको डायबिटीज हो गया है भाई, अभी आपको दवाई लेनी पड़ेगी। और मैं पहले से स्ट्रेस में था, उसने और स्ट्रेस बढ़ा दिया। तो फिर मैं धीरे धीरे सब चीज का स्टडी किया और मैंने स्वयं को फिर उससे मुक्त भी किया है। तो आप भी मुक्त कर सकते हैं, तो ये मेरा भी अनुभव है। दूसरी बात है कि कंसल्टेशन, मतलब आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं अभी, तो उस खाने का आप रिव्यू कीजिए और नेचुरल डाइट की तरफ मुड़िए। नेचुरल डाइट लीजिए जो मैंने अभी बताया था वो। दूसरा, आपके अंदर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसको थेरेपेटिक ट्रीटमेंट से बाहर निकालिए। जैसे मैंने कुछ बातें कही थी जो स्नेहन है, स्वेदन है, बस्ती है। हाँ, तो इनका उपयोग करके आप स्वस्थ हो जाइए जल्दी। योगा और प्राणायाम सीख लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए और ध्यान साधना कीजिए। इतनी सारी चीजें करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आपको अगर कभी किसी को और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सवाल निर्माण हो गए होंगे तो आप मुझे व्यक्तिगत भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया है। तो मैं ज़्यादा बात किया हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर से ये सब सुनते रहे हैं। और मैं अभी तेज दम्म जी के ऊपर सौंप देता हूँ कि अगर कुछ सवाल लेने हैं, नहीं लेने हैं या क्या करना है। तो मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने बड़ी शांति से अब तक मुझे सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। कैसे पीछे जाने का। मनी दम्म जी आपने बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू, थैंक यू। तेज दम्म जी, इसको पीछे कैसे जाने का।
जब भी मणिधम जी बहुत अच्छा रहा। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज। ठीक है 2 मिनट के लिए हम लोग शांत बैठते हैं। सो भाइयों और बहनों, इतना बढ़िया धर्मचारी मणि ब्रह्म जी ने डिटेल बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने शेयर किया है। और निश्चित ही हमारे पास समय होना चाहिए चैटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे 7 बजे दूसरा एक मतलब लीड करना है, दूसरा एक वर्कशॉप है हमारा। सो हम लोग, इफ़ यू डोंट माइंड मनी धम्मा, 1-2 क्वेश्चंस वी कैन सी। और अदरवाइज अगर ज़्यादा क्वेश्चंस है तो हम एक सर्टन डे तय करते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम और से एक सेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। और स्पेसिफिक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब हाइपोथेटिकल प्रश्न ना हो तो ज्यादा अच्छा है। या तो हम में से हम स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। मणिधम, हेलो। हाँ बोलिए योगी जी। हाँ, मेरा ये सवाल था कि रोटी के बजाय उसके लिए कौन सा खाना चाहिए हमने, रोटी के सिवा, यानी गेहूं की रोटी के सिवा हम कौन सी चीज खा सकते हैं? क्योंकि रोटी खाए बगैर तो पेट भरता ही नहीं है। रोटी के अलावा आप बहुत कुछ खा सकते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो आप खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सब्जियां आप उबाल के खा सकते हैं, छील करके। आप उसको अंकुरित करके खा सकते हैं। तो बहुत सारे उसके डिशेस बना सकते हैं। और इसके बारे में मतलब मैं गाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग भी सोच सकते हैं। आप लोग जो है वो मार्केट में जब जाएंगे तो आपने देखना है कि वहां पर कलरफुल सब्जियां और फल कौन से हैं। हाँ, और सबसे सस्ते कौन से हैं। सस्ते इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोकल होते हैं, मतलब 10 या 50 किलोमीटर के आसपास से आते हैं। तो वो आपकी तबीयत के लिए सबसे बेस्ट है। जो महंगे फल है बहुत दूर से आते हैं वो अच्छे नहीं है। हाँ, जैसे कोई कश्मीर के सेब खाएंगे या ऑस्ट्रेलिया के सेब खाएंगे तो उतना जरूरत नहीं है। तो आपके आसपास में जैसे अमरूद मिलता है, पोमेग्रेनेट्स मिलते हैं, बनानास मिलते हैं, बहुत अच्छा फल है ये। तो नेचुरल है ना ये। तो नेचुरल कुछ भी चीज खाइए आप। तो रोटी के अलावा मतलब आप जैसे ये खाना शुरू कर देंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, दिन भर भूख नहीं लगेंगी। और आपके शरीर के अंदर में जो ये अच्छे ये ब्रेक होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके बॉडी का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करेगा। आपको हेलो। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है चपाती और चावल से। तो आप फल सब्जियां खा सकते हैं और भरपेट खा सकते हैं आप। मतलब आपको जितना लगता है उतना खा सकते हैं। ठीक है। येस, थँक यू, थँक यू. पद्मजा मोठे तुम्हाला काही विचारू इच्छितात? हाँ, तुम्ही अनम्यूट करा पद्मजा जी। मोटे मैडम अनम्यूट करिए अपने आप को और फिर पूछिए। हाँ, बोलिए। जय भीम सर्वांना. मनी धम्मजी, मला ना बीपी वर आणि आर्थराईट वर काही सांगाल तर बरं राहील. फोन नंबर घेतला नाही मी, मला फोन नंबर पण पाहिजे. बीपी हाय बीपी आणि आर्थराईट. अच्छा. तर आर्थरायटिस साठी आणि बीपी साठी म्हणजे 2 गोष्टी आहेत महत्वाच्या. पहिली गोष्ट तर हे आहे की तुमचं म्हणजे पोट साफ व्हायला पाहिजे, तुमचं डायजेशन चांगलं असायला पाहिजे. हाँ, सॉरी मैं मराठी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोलता हूँ. हो, चालेल चालेल, कशातही बोला. तो आपका पेट साफ होना चाहिए। ज्यादातर उसी के कारण से समस्याएं निर्माण होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि वो डॉक्टर से आपने सलाह लेके वो सब ठीक करना चाहिए। तो ये एक बात है। और बीपी के लिए है कि आप रोज अगर 1 घंटा चलते हैं सुबह में तो आपका बीपी का गोली तुरंत बंद हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा। आपको मतलब आपका डॉक्टर ही बोलेंगे कि आप अभी गोली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है। तो आपको पहली बात कि एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए डॉक्टर की सलाह के साथ में। दूसरी बात कि आपके
आहार में से आपका जो खाना है, हाँ, जो थाली है आप खाते हैं खाना, हाँ ना, तो उसमें से जिससे जिससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है वो सब पदार्थ बंद करने हैं आपको। हाँ, मतलब अ, रोटी चावल ये बंद करना है, हाँ, या आलू। तो ये खाना खाना बंद करने से जो है वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो नॉर्मल हो जाएगा, और आपका बीपी भी है नॉर्मल हो जाएगा। तो मनी धम्मा है ना। जय भीम। हाँ, मैंने धम्म से जय बोला भीम। बोला गजबी मॅडम, बोला नंदा गजबी जी बोला. हा, मला विचारायचं आहे की म्हणजे चपातीच्या बदली आपण भाकरी खाल्ली, नाचणीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी किंवा पंचधान्याची भाकरी, मूग वगैरे ते सगळं दळून आणलं तर ते चांगलं राहील का? जरा सरांना विचारा ना. हो, नहीं ऐकायला आला तुमचा प्रश्न। तो इनका कहना है गजबी जी का कि हमने रोटी के बजाय, चावल के बजाय अगर बाजरी या 5 अलग अलग धान्य उनका मिक्स करके आटा बनाते हैं और उसका चपाती खाते हैं तो कैसे रहेगा। तो उसका जवाब मैं कहूंगा कि नो, नहीं। तो आपने किसी भी पदार्थ से जो शरीर में शुगर तैयार होती है ऐसे पदार्थ नहीं खाना है। तो आप मतलब नेचुरल फूड खा सकते हैं, सब्जी पत्ता फल वो खा सकते हैं। हाँ, केला खा सकते हैं, केले में शुगर है लेकिन वो नेचुरल शुगर होने से वो आपका शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर नहीं खाना चाहिए। तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि, या पूछेंगे कि गेहूं तो नेचुरल है, चावल तो नेचुरल है। तो भाई और बहनों मैं कहना चाहूंगा कि गेहूं चावल या ये भाकरी जो है ज्वारी वगैरह ये अभी अभी पिछले मतलब 3-4 लाख साल से खा रहे हैं। हाँ, मतलब जब से लोग खेती बनाना शुरू कर दिए तब से खा रहे हैं। उसके पहले हम नहीं खाते थे। हमारे जो पूर्वज है, जब जंगल में रहते थे गाँव में, मतलब तो वो क्या करते थे, फल कंदमूल पत्ते ये खाते थे और शिकार करते थे। तो उनका जो खाना है वो उस प्रकार का था। तो हम भी एक नेचुरल बॉडी के लिए वही खाना हेल्प करता है। और ये जो गेहूं है चावल है ये मतलब एग्रीकल्चर करके बनाया हुआ खाना है। ये तो ये आर्टिफिशियल है, ये शरीर पर ज्यादा फोर्स करता है, मतलब इंसुलिन का स्त्राव होने के लिए। तो इसको रोकना है। यस। ओके, तो भाइयों और बहनों, मुझे जय लगता है भीम। निश्चित ही जय बहुत सारे सवाल और रहेंगे। मुझे लगता है और एक मतलब सेशन लेना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि अभी फोन नंबर सांगा ना प्लीज, फोन नंबर। हाँ, तेज दम जी मेरा फोन नंबर आप बता सकते हैं। हाँ, हाँ, मैं अभी बता। उन्होंने जो स्लाइड बताए थे ना उस पर लिखा हुआ था। नहीं नहीं, वो गया, स्लाइड गया देखने तक। आपको वो जो पोस्ट है वो आई थी, आप लिख लीजिए, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। ओके। सभी के लिए मतलब शेयर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दो नंबर पर जो नंबर है ना, लिख लीजिए 93721, ये वाला, ये 93721 66164, 164। ठीक है। यस सर, थैंक यू। या 93721 तो ये डॉक्टर रविंद्र भौरे यानी कि मनी धम्म जी इनका फोन नंबर है, और आप इनसे पर्सनल कांटेक्ट करके डायरेक्ट चीजें कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और आवश्यक रहा तो कॉल भी कर सकते हैं। यस। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं? मणि धम्मा। मैंने एक मास्टर क्लास ऑन हेल्थ ऐसा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उस पर ज्वाइन किया। नहीं, हम नहीं उसमें। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई ग्रुप पर मैसेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप मनी धम्म जी डायरेक्ट मैसेज करिए या डायरेक्ट। यस, लेकिन जो लोग मतलब क्योंकि ये सिलसिला भविष्य में भी चलेगा, उस ग्रुप में नए नए मतलब कुछ अलग अलग पैथी के लोगों को भी, डॉक्टर्स को भी इनवाइट करते रहेंगे, जिससे मतलब मार्गदर्शन होता रहे, बना रहे। और एक तरह से मतलब आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पीपल टू पीपल का ये योगदान रहेगा कि जिस माध्यम से हम लोग मतलब लोगों को अवेयरनेस के टच में बनाए रखने के लिए हेल्प करेंगे, और आप अपनी स्वयं के हेल्थ की केयर
स्वयं ले सके, इस तरह से कुछ प्रयास करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि हमारे समय की मर्यादाओं को ध्यान में लेते हुए मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि मनी धम्म जी के साथ और ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स हो, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पाए। लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि आपको डायरेक्ट, मतलब वो नंबर आपके पास होने से आप डायरेक्ट उनको कॉल करिए, टेलीग्राम भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, ताकि और भी बहुत सारी डिटेल्स आप ले पाएंगे। तो मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा। और मैं धर्मचारी रत्नराज इनसे विनती करना चाहूँगा कि वे स्वयं को अनम्यूट करें और पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे बढ़े। धर्मचारी रत्नराज। Yes, session. Yes, I can start. बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है आज। आदरणीय धर्मचारी मनी धम्म जी ने जो कुछ बातें हमें बताई हैं, तो बहुत ही जीवन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने रखी है। लाइफस्टाइल इलनेस जो है, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी खान पान की आदतें हैं, उन सभी चीजों को लेकर उन्होंने बहुत ही रत्नराज अनम्यूट करिए खुद को। आई एम सो सॉरी। या हाँ, सॉरी। तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ। या तो आदरणीय धर्मचारी मनी धम्म जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लाइफस्टाइल जो इलनेस है, जो हमारी खुद की हाथों से बनाई हुई इलनेस है, तो उन सभी बातों के बारे में बहुत ही उम्दा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अभ्यास भी बहुत अच्छा किया है। मैं उन्हें गए अनेक सालों से मैं पहचानता हूँ। बहुत अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छे मित्र है, और उनके नाम के पहले मैंने कभी डॉक्टर नहीं लगाया। आज तेज धम्म जी ने तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे मालूम। वो बहुत खुद के तबीयत के बारे में बहुत कॉशियस है, तो आज उन्हें मैं डॉक्टर के नाम से भी मैं पहचानता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा उनको एक अच्छा शिक्षक, अच्छा मित्र के रूप में मैंने देखा है। आज जो कुछ जानकारी उन्होंने बताई, वो सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। उनमें से कुछ बातें मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और मैं खुद लाभार्थी हूँ। मैं खुद बीपी का पेशेंट था एक 5-6 साल पहले, लेकिन आई एम अभी मैं बीपी के गोली के लिए मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। माय फादर वाज ए डायबिटिक पेशेंट। वो खुद डायबिटीज के पेशेंट थे मेरे फादर। अभी वो डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं। तो जो कुछ बातें मनी धम्म जी ने बताई, उन बातों को मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे परिवार भी एक्सपीरियंस कर रहा है, मेरी बिटिया भी एक्सपीरियंस कर रही है। वो खुद फैक्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं खाती है, चिप्स नहीं खाती है, और मैंने कभी 5 रुपए का उसके लिए कोई चिप्स का पैकेट आज तक खरीद कर नहीं दिया है। तो आज का सेशन सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके लिए मनी धम्म जी का मैं तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ, उन्हें आभार देता हूँ। हम सभी ने उन बातों को अगर फॉलो किया तो हम भी हमारा जो इलनेस से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, आदरणीय धर्मचारी तेज धम्म जी ने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। पीपल टू पीपल सोसाइटी का जो उन्होंने शुरुआत में ही हमें जो हमने स्लाइड देखी है, उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना अच्छा काम इस लॉकडाउन में किया है, और आज का भी उनका काम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने आज का इस हेल्थ इश्यूज के बारे में जो प्रोग्राम लिया, वो सचमुच सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस सेशन से हम कुछ सीखेंगे, और हमारे खान पान की आदतों में हम बदलाव अगर लाते हैं, जैसे कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, तो हम अभी 2 समय अगर हम चपाती रोटी ये सब चीजें खाते हैं, भाकरी खाते हैं, तो हम उसको 1 ग्रेन मील ए डे ऐसा कर सकते हैं शुरुआत में। अगर हमें जैसा मेरा एक्सपीरियंस है 1 ग्रेन मील ए डे, तो
हम 2 समय चपाती भाकरी नहीं खाएंगे, तो कम से कम एक बार अगर खाते हैं तो धीरे धीरे हम उसको कम कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, लेकिन मैं उनके इसमें बीच में कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। बहुत ही उम्दा मार्गदर्शन रहा है। यू आर राइट, इट्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो मैं पुनश्च मणि धम्म जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पेज धम्म का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कुछ भाई बहन इस जूम सभा में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने प्रश्न भी पूछे हैं, उन सभी भाइयों बहनों का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ और मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत बहुत धन्यवाद धम्माचार्य रत्न राज। आपका यह जो कंट्रीब्यूशन है काबिल तारीफ रहा है और निश्चित ही आपने जो पुण्यानुमोदन किया है उस भूमिका के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और फिर से मैं सभी लोगों का पुण्यानुमोदन करते हुए यहाँ पर हम धम्म पालन गाथा की ओर जाएंगे। लेकिन निश्चित ही पीपल टू पीपल के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी ने मतलब पुश किया इस बात के लिए, तो खास तौर पर अनुश्री है, सुचिकीर्ति है, सारिका जी है, योगिनी है, मतलब अलग अलग लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा मतलब पुशअप दिया हुआ है, जिस वजह से मतलब कार्यक्रम ले पाए हम। तो इन सभी लोगों का पुण्यानुमोदन करता हूँ। आप सभी लोगों का पुण्यानुमोदन करते हुए हम लोग धम्म पालन गाथा की ओर बढ़ेंगे। अगले कौन से सेशन रहेंगे इसके बारे में फ्यूचर में यथावत जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। फिर से मैं धम्मचारी मणि धम्मा उनका स्पेशल थैंक यू अदा करना चाहता हूँ और सभी का मैं थैंक यू अदा करते हुए यहाँ पर हम धम्म पालन गाथा के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है हम धम्म पालन गाथा ले? कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है बहुत समय हो गया ना, आधा घंटा ज्यादा हो गया है। तो आप थैंक यू बोलते, साधु साधु बोलते 3 बार, सभी लोग, और सभी को साधुवाद, सभी को अच्छा हेल्थ रहे, सभी को करुणा से दूर रहे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधु थैंक यू। तो साधु 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 साधु। जय भीम। थैंक यू। तो मीटिंग हम यहाँ पर मीटिंग एंड कर रहे हैं। मणि धम्मा साइन आउट कर दीजिए। या ओके, बाय बाय बाय।